लास्ट क्लास में अपन सेक्शन 40 पढ़े थे, सेक्शन 36 पढ़े थे, 37 पढ़े थे, बहुत कुछ पढ़े थे। सेक्शन 35 क्या था? 35 बी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, एडी स्पेसिफाइड बिजनेस, डीडीए वॉलेंटरी रिटायरमेंट, 36 अदर डिडक्शंस, 37 जनरल डिडक्शन, 40 डिसअलाउंस। कल डिसअलाउंसेस के लिस्ट पढ़े थे सर, लंबी चौड़ी लिस्ट पढ़े थे। ठीक है, आज उसके आगे पढ़ेंगे सर। आओ, अगला है सेक्शन 40B। अभी भी मैं वही बोल रहा हूं, हम सेक्शन 40 पढ़ रहे हैं, मतलब डिसअलाउंसेस पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेक्शन 40B ये बोलता है सर कि आप पार्टनरशिप फर्म के केस में कैसे इनकम कंप्यूट करोगे। पार्टनरशिप फर्म के केस में इनकम कैसे कंप्यूट करोगे। अब कुछ बातें सीखते हैं। ये बोल रहे हैं सर सेक्शन 40B में हम ये सब चीजें डिसअलाउ कर देंगे। सबसे पहला, पार्टनरशिप फर्म जो अपने पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन देती है वो डिसअलाउड है, क्योंकि कोई भी आदमी अपने आप को रेम्यूनरेशन नहीं दे सकता, और पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स एक है। तो बोनस, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन, ये सब अगर आप नॉन वर्किंग पार्टनर को दोगे तो डिसअलाउड है। वर्किंग पार्टनर को अगर आप डीड में लिख के ऑथराइज करके दोगे तो चलेगा। ठीक है, तो सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, नॉन वर्किंग पार्टनर डिसअलाउड नहीं है, अलाउ नहीं है। डिसअलाउड मतलब अगर आपने पीएल अकाउंट में वो खर्चा डाल के रखा है तो आप उसको क्या करोगे, वापस ऐड करेंगे हम। आप रेम्यूनरेशन दे सकते हो, मैंने मना नहीं किया सर, पर आप जब अपने डीड में ऑथराइज करोगे तभी दे सकते हो। अगर आपकी डीड साइलेंट है तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि मैं तो अलाउ नहीं करता रेम्यूनरेशन, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स एक होते हैं, तो अलाउ कैसे करूंगा। अरे बात समझ सर, क्या पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन दी जाती है, मान लो डीड में रेम्यूनरेशन लिखिए, समझो मान लो डीड में रेम्यूनरेशन लिखिए 20,000 पर मंथ। अब पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स काम किए, साल भर काम किए, तो उनको लगा अरे यार बहुत प्रॉफिट आ रहा है पार्टनरशिप फर्म में, उनकी फटी, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में टैक्स जो लगता है वो फ्लैट 30% लगता है। तो बोले ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगी, पार्टनरशिप फर्म में ज्यादा टैक्स लग जाएगा। इन्होंने क्या किया, अपनी रेम्यूनरेशन को रेट्रोस्पेक्टिवली बढ़ा दिया, इसको 30,000 कर दिया। अब 30,000 करने से क्या होगा, पीएल अकाउंट में ज्यादा खर्चा डलेगा तो नेट प्रॉफिट कम आएगा, तो पार्टनरशिप फर्म में टैक्स कम लगेगा। सरकार बोली आप रेम्यूनरेशन को रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं बदल सकते, प्रोस्पेक्टिवली बदल सकते हो। रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब पीछे से नहीं बदल सकते, आप आगे का चेंज कर सकते हो। मतलब आप अगले साल से 30 करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पिछले साल का नहीं कर सकते आप। समझ आई मेरी बात, बैठा दिमाग में। अगला, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया जा सकता है, और आप लोग पढ़ते भी हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है, बट मैक्सिमम 12% दिया जा सकता है। 12% सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट समझते हो ना, प्रिंसिपल अमाउंट पे सेम इंटरेस्ट होता है सर, सिंपल इंटरेस्ट 12% सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म आपको 15% देती है, तो उस केस में अगर पार्टनरशिप फर्म ने इंटरेस्ट पीएल अकाउंट में 15% डाला है, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 12%। बाकी 3% आप क्या करोगे, ऐड कर लोगे, अलाउड ही नहीं है सर। समझ आया। अगला, रेम्यूनरेशन, आप रेम्यूनरेशन तो दे सकते हो वर्किंग पार्टनर को, मैंने मना नहीं किया, पर एक लिमिट है। ऐसा नहीं कि मन गढ़ंत जितना देना है दे दिए ना, इन्होंने बोला सर लिमिट है, उतना ही रेम्यूनरेशन दे सकते, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। मैं बोला बताओ लिमिट क्या है। इन्होंने बोला सर लिमिट सिंपल है सर, पहले हम आपका बुक प्रॉफिट निकालेंगे। मैं बोला ये क्या होता है, ये तो कुछ नया सुनने में आया। मैं बोला नेट प्रॉफिट तो मैं जानता हूँ, बुक प्रॉफिट क्या होता है। बोले नेट प्रॉफिट जो होता है ना, उसमें बाकी पूरे पीजीपी जितना अभी तक तू पढ़ा है ना उसका एडजस्टमेंट करेगा। बोला मतलब
बोले डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट करेगा, सेक्शन 35 का एडजस्टमेंट करेगा, 36 का करेगा, 37 का करेगा, पूरा पीजीबीपी अप्लाई करेगा। आगे भी जो पीजीबीपी में दिया है वो भी तू अप्लाई करेगा, सब कुछ अप्लाई करेगा एक्सेप्ट सेक्शन 40B। बोला ठीक है, पूरा अप्लाई कर दिया। अब पूरा अप्लाई करने के बाद क्या होगा? सरकार बोली पूरा अप्लाई किया, उसके बाद तूने तो पीएल अकाउंट बनाया था, तूने जब पीएल अकाउंट बनाया था, नेट प्रॉफिट निकाला था, तो कैसे निकाला होगा? इंटरेस्ट माइनस किया होगा, रेम्युनरेशन माइनस किया होगा, सब किया होगा माइनस। सरकार बोलती है सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन, इसको तू वापस ऐड कर लेगा, इनको तू वापस ऐड करेगा। मैं बोला क्यों? सरकार बोली गधे, रेम्युनरेशन ही तो निकाल रहा है, और पहले से अगर रेम्युनरेशन माइनस रहेगा तो कैसे निकलेगा मेरे भाई? तो ये सब चीज तू ऐड कर। मैं बोला इंटरेस्ट पूरा ऐड करूं? बोले नहीं नहीं, इंटरेस्ट 12% से ऊपर दिया होगा तो ऐड करना, नहीं तो मत करना। मैं बोला ठीक है, चलो नेट प्रॉफिट में बाकी सब एडजस्टमेंट किया, रेम्युनरेशन, सैलरी, बोनस, कमीशन ऐड कर लिया, इंटरेस्ट 12% से ज्यादा रहा तो उसको ऐड कर लिया। इसके बाद जो आएगा मेरा बुक प्रॉफिट आएगा। अब इन्होंने बोला सर आपका बुक प्रॉफिट कितना है? मैं बोला 10 लाख। सरकार बोली सुनो, पहले 6 लाख तक, पहले 6 लाख तक 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 3 लाख दोनों में विच एवर इज हायर। मैं बोला नहीं समझा। बोले देख तेरा बुक प्रॉफिट कितना है? मैं बोला 10 लाख। बोले इसमें 6 लाख का 90% और 3 लाख। मैं बोला गधो, 6 लाख का 90% हमेशा ज्यादा आएगा। सरकार बोली अभी कितना है ये बता। मैं बोला 5.4 लाख और 3 लाख दोनों में विच एवर इज हायर, हायर में तो हमेशा यही जीतेगा। सरकार बोली बात नहीं समझ रहा है। मान ले अगर तेरा बुक प्रॉफिट नहीं आया, लॉस आया, तो लॉस में क्या होगा? सर यहां तो जीरो रहेगा, जीरो का 90% और 3 लाख दोनों में विच एवर इज हायर, तो मतलब 3 लाख रुपए तक लॉस के केस में भी तू रेम्युनरेशन दे सकता है। मैं बोला अच्छा इसका मतलब ये था। ये पहले 6 लाख बुक प्रॉफिट, फर्स्ट 6 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट, और इन केस ऑफ लॉस, लॉस भी हुआ तो भी आप रेम्युनरेशन दे सकते हो। तो एक स्टूडेंट ने बोला सर ये 3 लाख रुपए एक एक पार्टनर को देंगे? नहीं रे भाई, जितने पार्टनर है सबको मिला के 3 लाख दे सकते हो, और वो भी साल भर का। अगर लॉस है तो, प्रॉफिट है तो जितना निकालोगे उसके बेसिस में डिसाइड होगा सर। 4 लाख प्रॉफिट, 4 लाख का 90% और 3 लाख, 4 लाख का 90% 3.6 लाख और 3 लाख, तो 3,60,000 बड़ा हो गया, दोनों में विच एवर इज हायर। इतना रेम्युनरेशन में दे सकता हूं। अरे समझ। तो मान लो एक क्वेश्चन मान लो जिसमें रेम्युनरेशन सर 3,60,000 में दे सकता था, बट जब मैं चेक किया तो पता चला मैं तो 4.5 लाख का रेम्युनरेशन दे रहा हूँ। सरकार बोले ना ना ना, तू पीएल अकाउंट में सिर्फ 3.6 लाख ही माइनस करेगा। मैं बोला मतलब आप मुझसे क्या चाहते हो? बोले जो तूने बुक प्रॉफिट निकाला है जिसमें तू बाकी पूरा दुनियादारी एडजस्टमेंट कर चुका है, डेप्रिसिएशन सब एडजस्टमेंट कर चुका है, इसमें सिर्फ तेरा क्या एडजस्ट करना बच गया था? रेम्युनरेशन। अब तू यहाँ पर रेम्युनरेशन 3,60,000 माइनस करेगा तो तेरा नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ये तेरी पीजीवीपी की इनकम आ जाएगी। समझ आया? क्लियर हुआ सबको? बैठा दिमाग में? क्रिस्टल क्लियर? अब मेरे मन में क्वेश्चन है, मान लो अगर मेरा बुक प्रॉफिट 10 लाख होता तो चलो 6 लाख में तो 5,40,000 हो गया, बचे बैलेंस 4 लाख पे क्या होता? सरकार बोली सिंपल, बचा जो बैलेंस 4 लाख है इसका 60% कितना आएगा? तो 2,40,000 प्लस 5,40,000 कितना हो गया? 7,80,000। इतना रेम्युनरेशन दे सकता हूं मैं मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। अच्छा एक स्टूडेंट ने बोला सर मान लो पार्टनरशिप फर्म सिर्फ 7,50,000 ही रेम्युनरेशन दी है, तो उस केस में
जो बुक प्रॉफिट से माइनस करना है। अभी तो बुक प्रॉफिट आप 10 लाख बताए, तो सर 10 लाख में से क्या माइनस करें, 7,80,000 की 7,50,000? बताओ भाई, कितने लोग 750? कितने? मेरा क्वेश्चन सिंपल है, फर्म रेम्यूनरेशन दे सकती है 7,80,000, दी है 7,50,000। अब कल के दिन मेरे को बुक प्रॉफिट में से रेम्यूनरेशन माइनस करना है, तब तो मेरा पीजीईपी की इनकम आएगी। तो मेरा क्वेश्चन सिंपल है कि रेम्यूनरेशन में कितना लूं, 7,50,000 लूं कि 7,80,000 लूं? कितने लोग 780 वाले हैं? हाँ, ठीक है सर। सरकार बोली गधे, 780 तो कभी हो ही नहीं सकता, 780 तो मैक्सिमम लिमिट थी। अरे भाई, तू जितना दिया नहीं है उससे ज्यादा माइनस कैसे कर सकता है? माइनस तो तू यहाँ पर 7.5 ही कर पाएगा। मैं बोला चलो मान लो अगर मैं 8 लाख दिया होता तो सरकार में तब 7,80,000 आ जाता, क्योंकि मैक्सिमम उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा ही नहीं। समझ आया? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ ये सबको? क्रिस्टल क्लियर? ठीक है। इसके बाद ये 2 पॉइंट होते हैं, इसको समझ लो, बट आपके इंटर लेवल पे काम नहीं आता है, फाइनल लेवल पे काम आता है, सिर्फ सुन के समझ लो। एक होता है पार्टनर जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में एज अ पार्टनर होता है, एक पार्टनर होता है जो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में एज अ पार्टनर होता है। मैं बोला क्या बोल रहे हो? बोले सुनो, वर्धमान सर पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है अपने नाम से, इंडिविजुअल कैपेसिटी है। वर्धमान सर पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है, अपने नाम से नहीं है, रम इंस्टीट्यूट के नाम से। तो उस केस में मैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर हूं, मैं खुद नहीं हूं, अरम इंस्टीट्यूट के नाम से हूं, रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर। ये समझ आया? बैठा दिमाग में? क्रिस्टल क्लियर? ठीक है। अब मान लो सर मैं अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में हूं या रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में हूं, मैंने पार्टनरशिप फर्म में पैसा लगाया, कैपिटल लगाया, कैपिटल लगाया तो मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। इन्होंने बोला सर अगर कोई पार्टनर इंडिविजुअल कैपेसिटी में और उसको इंटरेस्ट मिलता है इंडिविजुअल कैपेसिटी में, देखो, अदरवाइज देन एज अ पार्टनर इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, इंडिविजुअल कैपेसिटी में पार्टनर है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में इंटरेस्ट मिलता है, तो ये इंटरेस्ट आप ले लोगे। क्या बोला, समझ आया? इंडिविजुअल कैपेसिटी में पार्टनर है और इंडिविजुअल कैपेसिटी में उसको इंटरेस्ट मिला, तो वो इंटरेस्ट आप क्लेम कर सकते हो, नेट प्रॉफिट से माइनस कर सकते हो। क्रिस्टल क्लियर? सर इंडिविजुअल कैपेसिटी में पार्टनर है, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट नहीं क्लेम कर पाओगे। रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में पार्टनर है, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में इंटरेस्ट मिला, क्लेम कर लोगे। रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में पार्टनर है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में इंटरेस्ट मिला, नहीं क्लेम कर पाओगे। मैं बोला ये नहीं बोल सकते थे प्यार से, सेम सेम रहेगा तो क्लेम कर सकते हो, अलग हो जाएगा तो क्लेम नहीं कर पाओगे? बोले नहीं, इतना आसान कर देते तो बीकॉम वाले भी पढ़ लेते इनकम टैक्स। आया सबको समझ? सिंपल है, अगर कोई पार्टनर इंडिविजुअल कैपेसिटी में एज अ पार्टनर है और उसको इंटरेस्ट भी इंडिविजुअल कैपेसिटी में मिला, तो वो इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा, फर्म जो पे कर रही है वो इंटरेस्ट माइनस कर लेगी। कोई पार्टनर अगर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में है और रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में ही उसको इंटरेस्ट मिला, तो भी वो इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा फर्म को। पर अगर कोई पार्टनर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में और उसको आप अलग से इंडिविजुअल कैपेसिटी में इंटरेस्ट दे रहे हो, तो वो अलाउ नहीं होगा, क्योंकि जब आप किसी और को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप अपने नाम से इंटरेस्ट कैसे ले रहे हो? आप समझो, अगर मैं आराम इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मैं क्यों इंटरेस्ट ले रहा हूं अपने नाम से? मेरे को इंटरेस्ट किस नाम से मिलना चाहिए? आराम इंस्टीट्यूट। वो वही बोल रहे हैं, अरे तू अपने नाम से क्यों लिया भाई? तू आराम इंस्टीट्यूट के नाम से लेना, हम तेरे को दे देंगे, पर तू अपने नाम से ले रहा है तो नहीं देंगे। तू एज अ पार्टनर रिप्रेजेंट कर रहा है और फिर तू लेता है इंटरेस्ट अपने नाम से, तो ये कैसे हो सकता है सर? इसीलिए अलाउ नहीं किया। समझ आया? बैठा दिमाग में? सर बुक प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? बुक प्रॉफिट मतलब जो नेट प्रॉफिट होता है जो हमारे पीएल अकाउंट में दिया हुआ रहता है सर,
उसमें हम सब चीजें एडजस्ट करते हैं, जितना हमें एडजस्टमेंट करना है सब करते हैं, फिर हम उसको इंक्रीज करते हैं सर, किससे? जितना हमने रेम्युनरेशन पे किया है, क्योंकि रेम्युनरेशन ही तो निकालना है नेट प्रॉफिट से, तो नेट प्रॉफिट में अपन रेम्युनरेशन ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद जो आता है हमारा बुक प्रॉफिट आता है, और उसके बाद लड़ते हैं कि कितना रेम्युनरेशन मिलना चाहिए और कितना नहीं मिलना चाहिए। समझ आया? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ? ठीक। अब पार्टनरशिप फर्म जो है, पार्टनरशिप फर्म में टैक्स लगता है 30%। तो मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है जो 2 लाख रुपए कमाई, तो कल के दिन इस पे 30% टैक्स लगेगा, मतलब प्रैक्टिकली ये 60,000 टैक्स पे कर चुकी है। तो सर बचा कितना फर्म के हाथ में? 1,40,000। क्या यही पार्टनर में बटेगा? हाँ। अब मान लो ए और बी पार्टनर है, इसको मिला 70, इसको मिला 70। मेरा क्वेश्चन, कल के दिन फिर ए के हाथ में और बी के हाथ में क्या इस 70 पे टैक्स लगेगा? नहीं सर, कॉमन सेंस है, जब इस इनकम पे एक बार टैक्स लग चुका है, फिर दोबारा वही इनकम बट रही है, तो ये तो रेमिटेंस है सर। रिसिप्ट पे टैक्स होता है, रेमिटेंस पे कब से टैक्स होने लगा? सर टैक्स ही नहीं होगा। यही इन्होंने लिखा है सर कि सर पार्टनरशिप फर्म से जो भी पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयर मिलता है उस पे टैक्स नहीं लगता, एग्जेम्प्ट है। तो एक स्टूडेंट बोला सर सर पार्टनरशिप फर्म से ना मुझे रेम्युनरेशन भी मिला, मुझे इंटरेस्ट भी मिला, सैलरी बोनस कमीशन सब मिला, सब कुछ छोड़ दोगे? सरकार बोली अबे ओ गधे, पार्टनरशिप फर्म का जब अकाउंट बना होगा ना, तो पार्टनरशिप फर्म ने अपने पीएल अकाउंट में सब खर्चा दिखाया होगा, तो जब खर्चा दिखाया होगा तो उनका खर्चा तेरी क्या होगी? इनकम। और जो तेरी इनकम होगी वो टैक्स कैसे नहीं लगेगा साले? हरी बात समझ, उनका खर्चा तेरी इनकम, तो तेरे हाथ में तो टैक्स लगेगा। मैं बोला फिर ये नेट प्रॉफिट के साथ क्या था? सरकार बोली अबे गधे, वो पहले ही टैक्स दे दिए 30%। हाँ वो नहीं देते तो फिर हम तुमसे लेते, पर वो तो पहले ही दे दिए, हमको तो देना ही पड़ेगा। समझ आ रहा है? क्लियर हुआ? बैठा दिमाग में ये? समझ आया मैंने ये क्या बोला पार्टनरशिप फर्म में? ठीक है। पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर्स को इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन जो भी मिलता है, वो सब उसकी बिजनेस इनकम होती है। सर ये क्यों बोलना पड़ा? ये तो बच्चा ही बता देता ना ना ना। आप समझो हम किसी को सैलरी दे रहे हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आता अरे सर सैलरी हेड तो पूरा जिंदा है सैलरी के लिए, यहाँ क्यों घसीट रहे हो उसको पीजीपी में? फिर मैं वही बोलूंगा, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स एक है, वो तो आपने डीड में लिख के उनको रेम्युनरेशन दे दिया, अदरवाइज तो दोनों एक है। और जब दोनों एक है तो कोई आदमी अपनी इनकम पीजीपी में डाल रहा है, और वही इनकम जब अपने आप को बांट रहा है तो सैलरी में डालेगा। सर नेचर कैसे बदल जाएगा? नेचर तो सेम रहेगा ना। जब पार्टनरशिप फर्म पैसा कमा रही है तो बिजनेस इनकम है, वही पैसा पार्टनर्स को दिया जा रहा है तो नेचर बदल दिया आप। जबकि पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स क्या होते हैं? एक होते हैं। समझ आया? इसलिए इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन जो दोगे सब पार्टनर्स के हाथ में बिजनेस इनकम है। मैं बोला प्रॉफिट, सरकार बोली अबे गधे, प्रॉफिट अब भी ऊपर एग्जाम किए अपन, पार्टनरशिप फर्म से जो पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलता है वो तो एग्जाम है ऊपर, उसमें क्यों सोच रहा है तू? मैं बोला ओ भाई पार्टनर्स भी तो इंटरेस्ट पे करते हैं फर्म को, सरकार बोली अबे ओ, तो वो पार्टनर के लिए क्यों सोच रहा है? वो तो फर्म के हाथ में टैक्सेबल होगा, फर्म की इनकम होगी। अभी तो हम बात पार्टनर की कर रहे हैं ना, समझ रहे हो ना? अभी तो बात हम पार्टनर की कर रहे हैं, फर्म की थोड़ी कर रहे हैं। क्लियर हुआ सबको? चलो देखो क्वेश्चन क्या है। राव इंजन, अब पार्टनरशिप फर्म कंसिस्टिंग ऑफ दो पार्टनर, नेट प्रॉफिट देखो सर 17 लाख बिफोर डिडक्शन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। भैया इसका नेट प्रॉफिट है सर, वो भी 17 लाख का नेट प्रॉफिट है। ठीक है, बिफोर डिडक्शन मतलब ये सब चीजें माइनस नहीं हुई है। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है? पहले बुक प्रॉफिट निकालो,
फिर वर्किंग पार्टनर सैलरी निकालो सर, ठीक है निकाल लेंगे, पहले तो बुक प्रॉफिट चाहिए इनको। सैलरी ऑफ 40,000 ईच पर मंथ पेबल टू 2 वर्किंग पार्टनर ऑफ द फर्म एज ऑथराइज्ड बाय द डीड ऑफ पार्टनरशिप। मैं बोला सुनो, बुक प्रॉफिट निकालने के लिए मैं सैलरी माइनस नहीं करता हूं, इसने किया नहीं है तो वापस ऐड करूंगा नहीं, अगर ये माइनस कर देता तो मैं वापस ऐड करता, ये तो माइनस ही नहीं किया है तो मैं क्यों ऐड करूं, ठीक। तो अभी इसको छोड़ देते हैं। डेप्रिसिएशन ये माइनस होगा सर, डेप्रिसिएशन क्यों नहीं माइनस होगा। अगला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, द अमाउंट ऑफ कैपिटल एलिजिबल फॉर द इंटरेस्ट इज 5 लाख। मैं बोला ओ भाई तू डीड में भले कुछ भी बोल, इंटरेस्ट कितना मिलता है मैक्सिमम 12, तू डीड में 18 बोल 20 बोल मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम तो 12 ही मिलेगा। तो 5 लाख का 12% कितना होगा, माइनस करो ये कितना आ रहा है, कौन सा, अपन तो माइनस ही नहीं किया ना, ये देख बिफोर डिडक्शन लिखा है, अगर ये 15% माइनस कर देता तो मैं 3% चुपचाप ऐड कर देता, ये तो माइनस ही नहीं किया है, बिफोर डिडक्शन है, ठीक है। तो ये कितना आ गया सर हमारा 14,90,000 बुक प्रॉफिट आया। अब रेम्यूनरेशन निकालते हैं सर, हम तो सीख के आए हैं सर, पहले 6 लाख पे 90% दैट इज 5,40,000, यह आ जाएगा सर 8,90,000, इसका 60% करो, दोनों ऐड करो, यही आ रहा है, ये आ रहा है सबका, बैठा दिमाग में, इतना मिल सकता है। मैंने कितना दिया है सर, मैंने तो दिया है 40,000 पर मंथ टू ईच पार्टनर, सर मैंने तो दिया है 40,000 रुपए इंटू 12 मैंने इंटू 2 पार्टनर, सर मैं 9,60,000 देता हूं, बट सर मिलेगा तो मैक्सिमम मुझे कितना, तो क्या ये पूरा मिल जाएगा, हाँ सर, ये तो मैक्सिमम लिमिट है ना सर, इससे कम होगा तो मिल जाएगा, इससे ज्यादा होता तो नहीं मिलता, तो सर 9,60,000 अपन क्लेम कर लेंगे। तो हमारा बुक प्रॉफिट कितना था, माइनस रेम्यूनरेशन, ये कितना आ जाएगा, ये हमारा नेट प्रॉफिट, मतलब पीजीईपी की इनकम। समझ आया कैसे हुआ, ये देखो, ये तो आपको यहीं तक बताया, मैं तो इसके आगे भी बता दिया कि इसके आगे भी कैसे होगा। अपन बुक प्रॉफिट लिखेंगे, जितना मैक्सिमम मिल सकता था, जितना हमने दिया है, हमने तो कम ही दिया है, अच्छी बात है, तो हम माइनस कर लेंगे, हम क्लेम कर लेंगे। अगर इसी क्वेश्चन में मान लो जस्ट एन एग्जांपल, इसी क्वेश्चन में ये 9,60,000 नहीं आता और अगर ये 12 लाख आता ना, तो मैं माइनस कितना करता सर, क्योंकि मैक्सिमम इतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा तो मैं ले ही नहीं सकता। समझ आया, क्लियर हुआ सबको, आगे बढ़ूं। अगला है सेक्शन 48(2), ये बवाल सेक्शन है सर, सेक्शन 48(2), इससे पहले कौन सा पढ़े, सेक्शन 40B, हाँ 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 हाँ, ये इनकम टैक्स ऐसा ही होता है, इसीलिए इनकम टैक्स बोलता है हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, ठीक है। आपका सीक्वेंस आप अपने घर में रखो, बोलता है ये हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, 40B पहले आता है फिर बाद में आता है 48(2), सीक्वेंस की तो सीक्वेंस छोड़ो, याद रखना होता है, ठीक है। सेक्शन 48(2), ये बड़ा प्यारा सेक्शन है,
अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा आप सिंपल सा आंसर करना। एक बात बताओ, मान लो मेरे को अरम इंस्टीट्यूट से बहुत इनकम हो रही है, बहुत ज्यादा इनकम हो रही है, टेस्ट है अभी, तो बहुत इनकम हो रही है। अब दिक्कत ये है कि इतनी इनकम मैं दिखा नहीं सकता, मर जाऊंगा ना, टैक्स लग जाएगा। 115 बीएससी में भी आप लोग सीख के आए हो, 7 लाख के ऊपर रिबेट खत्म हो जाती है, टैक्स लग जाता है। नॉर्मल में तो 5 लाख के ऊपर में टैक्स लगना चालू है, मेरी तो लग जाएगी ना सर। कैसे करूं मैं? मैंने एक काम किया, मैंने अपनी वाइफ को अपने अंडर मैनेजर अपॉइंट कर दिया, ठीक है? क्यों नहीं कर सकता? कर सकता हूं। और जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो अगर मुझे इनकम हो रही है 1 लाख रुपए महीना, तो उसकी सैलरी कर दिया 50,000 रुपए महीना। सरकार बोली वेरी गुड, अच्छी बात है, अपनी वाइफ को ही काम दे रहे हो, वेरी नाइस। क्या करती है? मैं बोला कुछ नहीं, मैं घर आता हूँ, पूछती है आज पढ़ा लिए? मैं बोला हाँ पढ़ा लिए, बस। सरकार बोली वाओ। और क्या करती है? मैं बोला कुछ नहीं, बस वो मैंने उससे पूछा पेपर चेक करेगी, तो बोली हाँ पेपर चेक कर दूंगी, मैं भी फाइनल में हूँ तो मेरे को तो समझता है इंटर तक का, तो पेपर चेक कर दूंगी। तो पेपर चेक करती है। सरकार बोले पेपर चेक करने का 50,000 रुपए, ऐसा क्या चेक करती है वो? बोले उससे आपको क्या करना है? सरकार बोली तेरे को नहीं लग रहा है तू कुछ अंड संड पैसा दे रहा है? मैं बोला अंड संड क्या, वाइफ है मेरी। बोले नहीं नहीं, है रिश्तेदारी अपने घर में, तेरे को नहीं लगता तू कुछ अंड संड पैसा दिया? पेपर चेक करने का 50,000 रुपए, साले अच्छे खासे एमबीए को पैसा नहीं मिल रहा 50,000, थोड़ी तो इज्जत कर। तो भी भाई 50,000 सिर्फ पेपर चेक करने का, सीरियसली? हाँ, 50,000 पेपर चेक करने का कब होता है पता है? जब आप 1 लाख पेपर चेक करते हो। क्या है, पेपर भी उस लेवल पे चेक कर रहे हो, इतने सारे चेक कर रहे हो कि बनता है भाई। आपको नहीं लगता बवाल हो जाएगा ऐसे? सरकार बोली तेरे को नहीं लगता तू जानबूझ के अपनी इनकम कम करने की कोशिश कर रहा है? मैं बोला नहीं, मुझे ऐसा क्यों लगेगा, मैं तो कर ही रहा हूँ। जो कर रहा है उसको क्यों लगेगा? आपको लगेगा। सरकार बोली हमें लग रहा है, हमें लग रहा है तू जितना फेयर वैल्यू है उससे ज्यादा पैसा दे रहा है। बोला अच्छा, आपके हिसाब से फेयर वैल्यू क्या होती है? सरकार बोली हम तो पता किए मार्केट में, कोई किसी का पेपर चेक करता है तो 5-6 हजार में मिल जाते हैं पेपर चेक करने वाले, 5-6 हजार में मिल जाते हैं पेपर चेक करने वाले। सरकार बोली तेरे को नहीं लगता, चल 5-6 है, तेरी वाइफ सीए फाइनलिस्ट है, 15 दे दे मेरे बाप, पर तू 50 दे रहा है, कुछ अति नहीं हो गया? बोला नहीं मेरे को तो नहीं लग रहा है। सरकार बोली हमें लग रहा है, तेरे को लगे ना लगे, हमें लग रहा है। सरकार बोली एक्सेसिव और अनरीजनेबल पेमेंट्स, एक्सेसिव और अनरीजनेबल पेमेंट टू स्पेसिफाइड पर्सन और रिलेटिव्स। मेरी वाइफ रिलेटिव में आएगी, मेरी वाइफ स्पेसिफाइड पर्सन में नहीं आएगी, स्पेसिफाइड पर्सन अभी नीचे पढ़ेंगे अपन, मेरी वाइफ रिलेटिव में आ जाएगी। तो सरकार बोली तूने जो अपनी वाइफ को 44,000 एक्सेसिव दिए, 44,000 कैसा है समझ आया? 6,000 रुपए नॉर्मली पेपर चेक करने का किसी को, 50,000 रुपए तू दे रहा है, तो 44,000 एक्स्ट्रा दिया ना, ये 44,000 तेरी बिजनेस इनकम है। बोले कैसे? बोले तूने तो पीएल अकाउंट में 50,000 डाल दिया होगा साले, जबकि 50,000 होना नहीं चाहिए था। अपन पढ़ने सेक्शन 40 डिसअलाउंसेस, सरकार 44,000 डिसअलाउ कर दी। मैं बोला मतलब? बोले तेरे पीएल अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट तूने निकाला होगा उसमें 44,000 हम ऐड कर देंगे। अंधाधुंधी कुछ भी पे करता है साले। मैं बोला आप क्या समझे, पर मंथ है क्या? सरकार बोली हम तो पर मंथ सोचे। मैं बोला अबे गधो, साल का देता हूँ 50,000। सरकार बोली साल का है, ओ वी आर सॉरी, क्योंकि हम ही 6,000 रुपए महीना बोल रहे थे, तो 6,000 इंटू 12 करोगे तो 72 होता है। अब मैं अपनी वाइफ को सही पैसा दे, तो अब आप वापस ऐड नहीं कराओगे, तो जितना भी एक्सेसिव और अनरीजनेबल रहेगा वही ऐड होगा। समझ आया? बेटा दिमाग में, पूरी दुनिया इसी सेक्शन में चोर है, सब 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 सब। मैं भी करूंगा, जिस दिन मैं बड़े लेवल का आदमी हो जाऊंगा मैं भी यही करूंगा, मैं तो करूंगा, बिल्कुल करूंगा, क्यों नहीं करूंगा?
मैं अपनी वाइफ को दिखाऊंगा, मेरी वाइफ पेपर सेट करती है, पेपर चेक करती है, मैनेजमेंट करती है। पापा को दे दूंगा, क्या दे दूंगा, क्या दे दूंगा, स्टूडेंट मैनेज करते हैं, सॉफ्टवेयर मैनेज करते हैं। मम्मी को दे दूंगा, दोनों को मैनेज करती है। हाँ, मम्मी बुक रखती है, बुक का हिसाब रखती है। मैं दे बकाबक सबको अपॉइंट कर दूंगा। तो वो पहले से कैसे पता है सालो, भगवानों के भी। तो हाँ, तो पहले के लोग बच्चे भी इसीलिए प्लान करते थे, दे दनादन दे दनादन। अरे बढ़िया, बकाबक बकाबक खर्चा क्लेम करो। आजकल देखियो, मेरे को बाकी कास्ट का नहीं पता, बट हम मारवाड़ियों में तो आजकल लेडीजों को भी दुकान में बैठाया जा रहा है। मेरे को ये बताओ वो करती क्या है? गले में बैठती है सिर्फ, उसमें भी पति लाके पैसा देते हैं, लो इसको डाल दो, वो लेती है, ऐसे डाल देती है बस। इसके अलावा वाइफ लोग जो दुकान में बैठ रहे हैं हमारे मारवाड़ियों में, बाकी का तो सबका अपना अपना हो सकता है। वर्किंग वाइफ अलग है, वो तो अलग ही है। जो जैसे अमित सर की वाइफ है, शी इज वर्किंग, वो तो अलग ही है। बट नॉर्मली हम यही कर रहे हैं, नॉर्मली हम यही कर रहे हैं। बस मैनेजर दिखाते हैं दुकान का, कैशियर, कैशियर, और सैलरी देते हैं। और ये वाइफ को नहीं पता होता है, क्योंकि अगर उसे पता चला फिर तो आपकी लग गई सर। आ रही है बात समझ, बैठा दिमाग में, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अच्छा, जो आप पेमेंट कर रहे हो वो आपके बिजनेस से रिलेट करना चाहिए और आपके बिजनेस की नीड होनी चाहिए। जैसे मैं अपनी वाइफ को अगर बुक्स मैनेज करने दूं, सॉफ्टवेयर मैनेज करने दूं, स्टूडेंट्स की क्वेरी मैनेज करने दूं, ये मेरे बिजनेस की नीड है, ये मेरे बिजनेस की नीड है। क्योंकि चलो अभी तो मैं डाउट्स क्लियर कर लेता हूँ, अभी तो मैं डाउट्स क्लियर कर लेता हूँ, रोज के 100-150 मैसेज रहते हैं, मैं क्लियर कर लेता हूँ। एक समय बाद नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। जब आज मुझे लगता है कि 100-150 मैसेज में मैं थक जा रहा हूँ, तो कल के दिन तो ये बढ़ेंगे, कम कैसे होंगे, ये और बढ़ेंगे। कैसे करूंगा मैं क्लियर? एक टाइम पीरियड बाद मैं नहीं कर पाऊंगा। तो अगर मैं अपनी वाइफ को डाउट सॉल्विंग के लिए रखूं, वो जेन्युइन है, वो मेरे बिजनेस की नीड है। अरे समझ रहे हो, समझ रहे हो? पर मैं अगर अपनी वाइफ को इसलिए रखूं कि वो मेरा बैग रोज जमा दे, ये बिजनेस की नीड नहीं है सर। मारेगी सरकार, सरकार बोली अबे ओ पागल रहीस, कुछ अति रईसी नहीं हो गई है। आपके बिजनेस की लेजिटिमेट नीड होनी चाहिए सर, वो नीड होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी कि आप कुछ भी अनसन हरकतें करना चालू कर दोगे सर। समझ आ रहा है, बैठा दिमाग में? तो जितना भी एक्सेसिव और अनरिजनेबल पेमेंट करोगे वो अलाउ नहीं करेंगे सर। स्पेसिफाइड पर्सन कौन होता है सर? वर्धमान सर के केस में उनके रिलेटिव, कंपनी के केस में डायरेक्टर, फर्म के केस में पार्टनर, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के केस में मेंबर, और फैमिली के केस में फैमिली के मेंबर्स। समझ आया? अच्छा, डायरेक्टर, पार्टनर, मेंबर, इनके रिलेटिव भी कवर हो जाएंगे, किसी को नहीं छोड़ते। अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल हो जिसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट जानते हो सर, 20% या मोर उसका बिजनेस में इंटरेस्ट हो, तो उसको भी स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में कवर करेंगे सर। समझ आ रहा है? अगर कोई कंपनी है, फर्म है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या एचयूएफ है, तो जिसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो, डायरेक्टर, पार्टनर, मेंबर कोई भी हो, चाहे उनके रिलेटिव हो, सब कवर्ड है। कंपनी के केस में उनके डायरेक्टर, मेंबर, रिलेटिव सब कवर्ड है। समझ आ रहा है, बैठा दिमाग में? रिलेटिव देखो कौन होता है, मेरे लिए रिलेटिव कौन है देखो, मैं, मेरी वाइफ, भाई बहन, और लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट। लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट पता है कभी? वेरी गुड। डिसेंडेंट मतलब हमारे बच्चे, और असेंडेंट मतलब मेरे मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा। ठीक है, तो मेरे मम्मी पापा भी रिलेटिव है मेरे लिए, और हमारे बच्चे रिलेटिव है। आप समझ नहीं रहे हो बात को। मैं अपने चाचा को अपॉइंट कर सकता हूँ, मेरे चाचा को मैं कुछ भी सैलरी दे सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे रिलेटिव नहीं है। उनको मैं कुछ भी अनसन दूं चलेगा,
सरकार बोली तो ये दे दे, दे दे। वैसे भी आधे फैमिली में तो चाचा लोग हरामी होते, पैसा अंदर कर देंगे। दे दे, वापस तो मिलेगा नहीं तेरे को, दे दे। समझ आ रहा? हाँ, समझ आया? ब्रदर सिस्टर कवर हो जाएगी, ब्रदर सिस्टर कवर्ड। तो मैं अपने भाई को दे सकता हूँ, अपनी बहन को दे सकता हूँ, जिया जी को नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। समझ आ रही है बात? कौन रिलेटिव है इंपॉर्टेंट है ना सर। जो रिलेटिव नहीं है उसको तो आप जितना भी दो, सरकार मना ही नहीं कर रही है। आप जिया जी को पैसा दोगे तो वापस मांग पाओगे? मांग के दिखाओ। बहन भाई से तो वापस भी मांग सकते हो, अपने बच्चे को तो दो जहां पढ़वा रहे, चलेगा भी, वापस मांग लेंगे। मम्मी पापा से वैसे तो नहीं मांगते हम कभी पैसा, बट स्टिल मम्मी पापा को अगर आप बोलोगे बताओगे तो भी चलो मांग लोगे वापस। इसके अलावा और किसी से मांग नहीं पाओगे आप पैसे, बता दो मेरे को, और कोई नहीं है जिससे आप मांग पाओगे। भैया की वाइफ को दोगे तो भी पैसा नहीं मिलेगा, भाभी को भी दोगे तो भी नहीं मिलेगा। भैया बोले मैं आज तक वापस नहीं ले पाया, तू ट्राई मार ले। आ रहा है समझ? बैठा दिमाग में? अरे क्लियर हुआ? मेरे ख्याल से सब्सटैंशियल इंटरेस्ट तो सबको पता ही है, 20% और मोर की कहानी, ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं। ऐसा कोई भी पर्सन जिसका 20% और ज्यादा शेयर ऑफ द कंपनी हो, या 20% या ज्यादा उससे प्रॉफिट मेंटेन करता हो, कंट्रोल करता हो सब। ठीक है, क्लियर हुआ? ये अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी छोड़ दो, ये नेक्स्ट चैप्टर है हमारा। क्लियर हुआ सबको? तो सेक्शन 40 भी क्या है? सेक्शन 40 भी क्या है सर? पार्टनरशिप फर्म की पीजीवीपी की इनकम। सेक्शन 48(2) क्या है? एक्सेसिव और अनरिजनेबल पेमेंट्स करते हैं सर। सेक्शन 40 क्या है? 37 क्या है? 35 क्या है? 35 एडी क्या है? 35 डी क्या है? 32 क्या है? 43 5 क्या है सर? एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 43 32 ऐसे याद होना चाहिए, तब मजा आता है सर पढ़ने में। क्लियर हुआ सबको? यहां तक क्लियर है? मरते दम तक ब्लड में बैठा लो ये सेक्शन। आज तक पीजीपी का एक भी क्वेश्चन नहीं बना इसके बिना, आज तक नहीं बना इसके बिना एक क्वेश्चन। ऐसा सेक्शन है ये, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीजीपी में काम आता है, ये रियल लाइफ में भी बहुत काम आता है, ये सबसे ज्यादा काम आने वाला सेक्शन है। और अगर आपको ये नहीं आता तो इतनी बेइज्जती ना आर्टिकलशिप में, माँ कसम मर जाओगे आप लोग बेइज्जती सुन सुन के, अगर ये सेक्शन नहीं आता तो। बाकी कुछ ना भी आया चलो चलता है, ये नहीं आया तो गया, ये नहीं आया तो गया। इन्होंने बोला सर एक पर्सन एक दिन में एक आदमी को 10,000 से ज्यादा कैश नहीं दे सकता। वापस रिपीट करता हूं, एक दिन में एक आदमी एक जन को 10,000 से ज्यादा कैश नहीं दे सकता। आप 10,000 दे सकते हो? अगर आपने 10,000 से ज्यादा कैश दिया तो आप वो खर्चा क्लेम नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल, मान लो मेरे को अरम इंस्टीट्यूट के लिए एक प्रिंटर खरीदना था, प्रिंटर तो 10-15 हजार के भी आते हैं आपको पता है। मान लो मैं जो प्रिंटर खरीद रहा हूँ वो 50,000 का है, मैं चाह के भी 50,000 कैश नहीं दे सकता। अगर मैंने 50,000 कैश दिया तो उस केस में अगर वो पीएल अकाउंट में पहले से माइनस हुआ तो उसको वापस क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। दे ही नहीं सकता, दे ही नहीं सकता, मैं तो ऑप्शन ही नहीं दे रहा हूं देने का। तो एक स्टूडेंट बोला ठीक है सर, आज 10, कल 10, परसों 10, नरसों 10, 10-10 करके दे देता हूँ 5 दिन में। मैं बोला चलेगा, दे दे, दे दे चलेगा। फिर एक स्टूडेंट बोला सर मैं तो हमेशा ही ऐसे करूंगा। मैं बोला कर, एक इंसान को तेरे को 1 करोड़ रुपए पेमेंट करना है, तू 10-10 हजार करके ही कर, उसके बच्चे तक तू पेमेंट ही करते रहे, कर। सरकार को ही पता है सर, बड़े पेमेंट्स में कोई आदमी कर ही नहीं पाएगा, छोटे मोटे में आप चलो एडजस्टमेंट कर लोगे यार, छोटे मोटे में कर लोगे। एसी का खर्चा है 35, 40, 50 हजार का एसी, आराम से 10-10 करके 4-5 बार में कर लोगे।
1 लाख तक का भी पेमेंट है तो भी 10-10 करके चलो कर लो। जहां 5-10 लाख का पेमेंट हुआ ना, कोई 10-10 हजार करके आपसे नहीं लेगा पैसा, कोई नहीं लेगा। पागल थोड़ी क्या यार, रोज दिन बिल बनाने बैठा है, रोज दिन बिल का ही काम कर रहा है। यही काम थोड़ी क्या यार 10-10 हजार वाला। इसलिए सरकार ने यहाँ पर 10,000 की लिमिट रखी है। एक दिन में एक आदमी को आप 10,000 से ज्यादा कैश नहीं दे सकते। तो एक स्टूडेंट बोला सर एक डाउट है। बोले बता। बोले सर आपने बोला एक दिन में एक आदमी एक जन को 10,000 से ज्यादा कैश नहीं दे सकता, तो मैं अलग 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 जन को 10-10 दे देता हूं। सरकार बोली अभी इतना तो चलेगा, ये तो मान के चलते हैं। मैं बोला अच्छा हुआ ये बोल दिए, क्योंकि मान लो अगर मैं लेबर बुलाया, इंजीनियर बुलाया, कोई कारपेंटर वगैरह बुलाया, 1000-1000 रुपए करके अलग अलग लोगों को बुलाया घर के काम के लिए, तो दे सकता हूँ। समझ आ रहा है? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो आप लोग जो फोन 10,000 से ऊपर कैश में लियो, आप लोग सब चोर हो। जो भी कैश में लिया है, गाड़ी कैश में लियो, फोन कैश में लियो, लड़कियां कपड़े खरीदती है 10,000 से ज्यादा कैश में, फीस कैश में दियो, चोर हो। जो जो भी कैश में होगा, जो भी कैश में होगा, मेरे को थोड़ी, मैं नहीं लिया, चंदू ही लिए भाई कैश, मेरे को क्या पता। तो जो भी कैश में दिया सब चोर हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप सब चोर हो तो आप लोग के खिलाफ कुछ हो क्यों नहीं रहे? आप एज अ बिजनेस एक्सपेंस क्लेम नहीं कर रहे हो। अगर आपके पापा बिजनेस एक्सपेंस ऐसा क्लेम किए ना, तो अंकल से पूछा जाएगा, बताइए ये पेमेंट कैसे हुआ है। समझो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो अगर मैं, मेरी रामानुजन एकेडमी है, सुने हो ना रामानुजन एकेडमी? इन लोग अपनी गाड़ी चलवाते हैं बच्चों के लिए, 8th 9th के बच्चों के लिए। तो इनके गाड़ी का पेट्रोल का, ड्राइवर का खर्चा लगता होगा, लगता होगा ना? रामानुजन सर तो नहीं चला रहे हैं, ऑब्वियसली लगेगा सर। अब मेरा क्वेश्चन है सर, पेट्रोल और ड्राइवर का खर्चा आपको नहीं लगता साल भर का 10,000 से ज्यादा जाता होगा? आराम से जाता होगा, आराम से जाता होगा। इवन मैं बोलता हूँ 10,000 से ज्यादा का पेट्रोल का खर्चा चल जाता होगा, क्योंकि इन लोग पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी देते हैं, मतलब बच्चों को लाके ड्रॉप वगैरह जो भी रहता है, 10,000 से आराम से ज्यादा कैश जाता होगा। सरकार ये बिजनेस एक्सपेंस क्लेम कर रहे हैं सर, पेट्रोल ड्राइवर का खर्चा बिजनेस एक्सपेंस है इनके लिए, ये कैश में नहीं कर सकते, ये कैश में कर ही नहीं सकते, ये नहीं कर सकते कैश में। मैं अपनी गाड़ी में 10,000 से ज्यादा का कैश में पेट्रोल डलवा सकता हूँ। क्यों? मैं तो पर्सनल, मैं तो वैसे ही पीएल अकाउंट में क्लेम ही नहीं कर रहा हूँ। सरकार बोलती है तू नहीं करता तो जा, तेरे को जो करना है तू कर, तू क्लेम करता तो हम तेरे को करने नहीं देते। मैं बोला अच्छा, मतलब आप प्यार से मेरे को ये बोल रहे हो अरम इंस्टीट्यूट के लिए अगर मैं एसी खरीदता हूँ तो मैं 10,000 से ज्यादा कैश नहीं कर सकता? बोले नहीं। मैं बोला मैं अगर अपने घर के लिए एसी खरीदता हूँ तो सरकार बोली जाबे, देखो क्या 40,000 देना, 40,000 दे। समझ आया? बैठा दिमाग में? मैं बोला चलो अगर मैं कैश नहीं कर सकता तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ? सरकार बोली जितना तू ऑनलाइन समझता है ना सब, आईएमपीएस, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, भीम यूपीआई, अबे तू जितना समझता ऑनलाइन सब। मैं बोला चेक से? सरकार बोली अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट, क्रॉस चेक से नहीं कर सकता। लिख लो स्टार करके, क्रॉस चेक को कैश माना जाता है, लिख लो। हाँ, अकाउंट नहीं, अकाउंट पे ही चेक को चेक मानेंगे, क्रॉस चेक को कैश मानते हैं। और इनका मानने का दिक्कत ही नहीं था, इन लोगों से क्लैरिकल एरर हुई है। ये क्लैरिकल एरर है कि क्रॉस चेक को इन्होंने कैश बोल दिया। किसी दिन सरकार फ्री बैठेगी तो इसको ठीक करेगी। अरे अभी तो बेचारी फ्री ही नहीं है, सीए फाइनल का 3 अटेम्प्ट कर दिए, फ्री ही नहीं है बेचारे। बाप रे, मेरे को तो ऐसा लग रहा है सीए फाइनल 3 अटेम्प्ट, इंटर 3 अटेम्प्ट। अबे वो छोड़, मैं फाउंडेशन पढ़ाना छोड़ दूंगा। हम नहीं पढ़ाऊंगा, 3-3 कैसे होगा मेरे से? चार तो कभी होगा ही नहीं। तो क्या क्या चल जाएगा? अकाउंट पे चेक चल जाएगा, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट चल जाएगा, क्रॉस चेक नहीं चलेगा, क्रॉस चेक को हम कैश मानते हैं। समझ आई बात?
बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ ये सबको? आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बोला सर disallowance to be made in the year of payment of for expenditure incurred in the earlier years. क्या बोल रही हैं? जिस साल आप पेमेंट करोगे उस साल डिसअलाउ कर देंगे। मैं बोला नहीं समझा, क्या बोल रहे हो? बोले सुन, मान ले तेरा कोई खर्चा था जिसका पेमेंट तेरे को पिछले साल कर देना चाहिए था, तूने नहीं किया होगा, उस खर्चे का पेमेंट तू इस साल कर रहा है। मान ले वो खर्चा 50,000 रुपए था, ठीक है, तेरे को 50,000 पिछले साल पेमेंट कर देना चाहिए था, तूने नहीं किया, इस साल पेमेंट किया। सरकार बोली पिछले साल हो सकता है तू अगर एक्रूवल बेसिस में मर्केंटाइल सिस्टम में बुक्स मेंटेन कर रहा होगा तो पेबल बोल के खर्चा क्लेम कर लिया होगा, बट जब तू इस बार पे करने गया और इस बार पे करते टाइम तूने अगर 10,000 से ज्यादा कैश किया तो भले ही एज अ पेबल हमने उसको अलाउ किया था, इस बार हम क्या कर देंगे? डिसअलाउ। मैंने आपको बताया था ना, हम बुक्स दो तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, कैश और एक्रूवल। आपकी चॉइस, आपको जैसे चलना है, कैश चलना है कैश चलो, एक्रूवल चलना है एक्रूवल चलो। समझ आई बात? क्लियर हुआ सबको? अगला सर, सरकार ने बोला अगर ट्रांसपोर्ट वाले लोग हो आप तो आपके लिए लिमिट कितनी है सर? 35,000। मैं बोला वाह, इनको 35 क्यों? सरकार बोली अबे गधे, ये लोग लेबर ड्राइवर इनको पेमेंट करते हैं और लेबर ड्राइवर कैश ही लेते हैं सर। आप उनको बोलोगे ना कि तेरे को ऑनलाइन कर देता हूं, लेगा बोरी दे देगा खाने भर का वहीं पर, क्योंकि उनको ऑनलाइन कुछ खास ज्यादा समझ आता नहीं, वो उनको कैश ही चाहिए होता है सर। आप समझो ना सर, ठेके में जाके ऑनलाइन तो करेंगे नहीं इन लोग पेमेंट, ऑब्वियसली कैश में करेंगे, तो इनको कैश ही चाहिए होता है। इसीलिए सरकार ने बोला नहीं भाई, ट्रांसपोर्टर हो तो आपके लिए लिमिट 35,000 है। और जेन्युइन है, आप सोच के देखो ट्रक वगैरह के केस में आराम से 35,000 चले जाता है सर, लेबर वगैरह का पेमेंट करने में। लोडिंग अनलोडिंग बहुत खर्चे होते हैं सर। पेट्रोल तो छोड़ ही दे तू भाई, पेट्रोल तो छोड़ ही दे। समझ आया? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ? ठीक है। इसके बाद तो आप रीड कर सकते हो, एक बार रीड करो अभी। क्या बोल रहा है ये? हम किसी को ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं या मान लो कैसे भी अकाउंट पे, चेक अकाउंट पे, एक बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट कर रहे हैं, हम 50,000 से ज्यादा पे कर रहे हैं, वो आदमी हमें ये नहीं बोल सकता कि आपको मुझे कैश देना होगा, कोई मुझे कैश के लिए फोर्स नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, केस कर दूंगा मैं। वो मेरे पर केस नहीं कर पाएगा कि ये मेरे को कैश नहीं दे रहा है। समझ आ रहा है? बैठा दिमाग में? अब अगला है सर प्रोविजो। ये वर्ड आप लोग लॉ में बहुत पढ़ते हो। प्रोविजो वर्ड का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब सर सेक्शन 40A(3) का एक्सेप्शन है। मतलब रूल 6(d) में बोलता है सर इन सब केसेस में आप कैश में पेमेंट कर सकते हो। मतलब बताओ, सरकार बोली सर जब आप पेमेंट करते हो आरबीआई को, बैंक को, एसबीआई को, कोई सब्सिडरी बैंक को, एलआईसी को,
मैं बोला सालो ये तो बैंक से है। सरकार बोली इसीलिए तो बोले इनको कर ले कैश में। तो इनको अगर एक बार कैश में कर देगा तो वो बैंक में एक बार पैसा चले गया तो वो ऑनलाइन हो गया, मतलब एक नंबर पे पैसा आ गया। सरकार बोली हमें क्या दिक्कत है, कर कैश। अच्छा है, हम तो चाहते हैं तेरे पास से कैश खत्म हो और ऑनलाइन सिस्टम में ट्रांसफर हो जाए। एक बार बैंक में गया मतलब ऑनलाइन हो गया, एक नंबर पे हो गया। अगला, वेयर द पेमेंट इज मेड टू द गवर्नमेंट, मतलब आप गवर्नमेंट को कैश में दे सकते हो सर। अगर उनके लीगल टेंडर में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट को आपको कैश में देना पड़ेगा तो आप गवर्नमेंट को कैश में दे सकते हो। बट रियल लाइफ में मैं आपको बता देता हूँ, आजकल नहीं होता। आजकल गवर्नमेंट टेंडर में नियम ये होता है कि सर आपको बैंक में डिपॉजिट करना होता है पैसा। आप लीगल टेंडर वगैरह फाइल करते हो तो बैंक में डिपॉजिट करते हो, कैश वाली कहानी ही खत्म हो गई है। अब कहीं छोटे मोटे गांव में हो रही होगी तो नहीं पता, बट अब बंद हो गई है। सर अगर आप पेमेंट कर रहे हो सर, लेटर ऑफ क्रेडिट का, बुक एडजस्टमेंट बिटवीन बैंक्स चल रहे हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज मेड पेबल ओनली टू अ बैंक है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सब चीजों का अगर आप पेमेंट करें, आपको पता है ना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में भी हमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिल जाती है आजकल। उन सब का अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो कैश में कर सकते हो। आप प्रैक्टिकली देखो तो ये सब तरीके से पैसा किसके पास जा रहा है, बैंक्स के पास। वो तो चाह रहे हैं आने दो ना कैश बैंक के पास, एक बार आने तो दो, उसके बाद तो वो एक नंबर पे हो जाएगा। आ रही बात समझ। अगला, where the payment is made by way of adjustment against the amount of any liability incurred by the payee for any goods supplied or services rendered by the SSC to such payee। मैं बोला ये क्या होता है सर, सरकार ने बोला एडजस्टमेंट्स कर रहे हो। बोला किस चीज का एडजस्टमेंट कर रहा हूं। सरकार बोले सुनो, एक होता है पेयर, एक होता है पेई। इसको 10,000 रुपए देने का था, इसको 8,000 रुपए लेने का था। सरकार बोली यहां पर आपने बोला एक काम कर, 8,000 रुपए तक का तो हिसाब कट्टस कर दो। समझ आया, हिसाब बराबर कर देना, अरे खत्म कर दो ना। ये बोला भाई मैं तेरे को बैलेंस 2,000 दे देता हूँ। सरकार बोली ये जो आपने 8,000 रुपए का एडजस्टमेंट किया है ना, ये एडजस्टमेंट को हम कैश नहीं मानेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली ये बुकिश एंट्री होगी। अरे एक अपना डेटर खत्म कर रहा होगा, एक अपना क्रेडिटर खत्म कर रहा होगा, यही तो कर रहे होगे, बुक एडजस्टमेंट ही तो कर रहे होगे। हाँ बैलेंस 2,000 तो दे रहे हो ना, अगर ये 2 के बदले और ज्यादा अमाउंट होता तो 10,000 से ज्यादा कैश नहीं दे पाते आप बैलेंस के लिए। समझ आया। अगला, पेमेंट मेड टू कल्टीवेटर, ग्रोअर, प्रोड्यूसर। मैं बोला ये कौन है, सरकार बोली एग्रीकल्चर वाले लोग। अला अच्छा, अब समझ आया, तभी मैं रोज खरीद सकता हूँ कैश। सरकार बोली खरीद ले जा। हॉर्टिकल्चर, एपिकल्चर, फिश प्रोडक्ट्स, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गा ले सकते हो कैश। ठीक है, आई बात समझ। इनको कैश में क्यों अलाउ किए, ये बेचने वाला कौन होगा सर, फार्मर या कोई छोटा पर्सन होगा। सरकार नहीं चाहती सर इनसे ऑनलाइन का काम, सरकार को ही पता है ये लोग ज्यादातर कैश में ही करेंगे। फार्मर कैश में करते सर, फार्मर नहीं करते ऑनलाइन ज्यादा, इंडिया में आज भी नहीं करते सर। आप कितना ही हल्ला कर लो, आज भी गांव गांव में सर कैश ही चलता है। शहरों में सर ऑनलाइन पेटीएम, फोन पे, गूगल पे की कहानी है, गांव में तो आज भी कैश ही चलता है ज्यादा। अगला, सर आप ऐसी फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस का काम कर रहे हो सर जो फैक्ट्री कॉटेज इंडस्ट्री है सर, और जहां पर बिना पावर के काम होता है। आप सोचो कितनी आउटडेटेड पुरानी इंडस्ट्री होगी जहां पर बिना पावर के काम हो रहा होगा, हाथ से काम हो रहा होगा। सरकार बोली वहां पर कैश की लिमिट नहीं रखते हम, क्योंकि वहां पर लेबर को आप कैश में ही दे रहे होगे पैसा। अरे बिना पावर के काम हो रहा है मतलब छोटी इंडस्ट्री ना, बड़ी कैसे हो सकती है, बड़ी होती तो पावर वगैरह की भी फैसिलिटी होती। अगला, ऐसे गांव में जाके पेमेंट कर रहे हो जहां बैंक ही नहीं है। ऐसे गांव जहां पर बैंक ही नहीं है, जैसे आप दंतेवाड़ा, गीदम, सुकमा चले जाओ, सुकमा में बैंक्स नहीं है। दंतेवाड़ा गीदम में है, मैं तो खुद बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में। सुकमा में वो नहीं है, बैंक ही नहीं है। बैंक छोड़ो, वहां कोई नहीं है, आदमी उड़ा देंगे नक्सलवादी लोग, तो वहां बैंक्स ही नहीं है। अब बैंक्स नहीं है तो वहां पर कैसे करोगे पेमेंट, बताओ मेरे को।
आपको छोड़ो, मैं आपको बताता हूँ, शिमला में ऊपर पहाड़ में जाना और वहां पर मैगी मिलती है, उसको बोलना ये ले पेटीएम फोन पे ले ले, 2 झापड़ मारेगा उसको वहीं पर, बोलेगा तेरे को इतने बड़े पहाड़ में कोई बैंक दिखने वाला है? नहीं लेते वहां पर, वहां ऑनलाइन लेते ही नहीं है, कैश ही लेते हैं सर। आप ऑनलाइन बोलोगे ना, आपके बाजू से खिसक के चले जाएंगे। अरे समझ, आज भी छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत गांव है सर, बहुत गांव है जहां बैंक्स नहीं है, नहीं है तो वहां तो कैश ही चलेगा सर, कोई ऑप्शन भी नहीं बनता है सर। समझ आया? अगला, सर अगर आप किसी एम्प्लॉय को पे कर रहे हो सर, रिटायरमेंट का पैसा, ग्रेच्युटी का पैसा, ये सब पैसा पे कर रहे हो, लमसम पैसा पे कर रहे हो, तो उनके लिए लिमिट 50,000 है। ये कब करते हैं हम पेमेंट? जब कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है, रिट्रेंचमेंट, रेजिग्नेशन, डिस्चार्ज, डेथ, ये सब के केस में हम उसे ग्रेच्युटी, रिट्रेंचमेंट, ये सब का पैसा देते हैं, ये सब कैश में चलता है। 50,000 तक कैश चलता है, उससे ऊपर नहीं। वैसे रियल लाइफ में बता दूं, 50,000 तुच्छी सी अमाउंट है। जब ग्रेच्युटी का पेमेंट होता है ना सर, तो 50 लाख 60 लाख होता है, तो वो बैंक से ही जाता है। और कोई एकदम ही छोटा सा एम्प्लॉय हो जिसका 50,000 से कम हो, तो दे सकते हो कैश में। समझ आया? अगला, सर मान लो आप लोग बिजनेस करते थे रायपुर में, अब आपको बिजनेस करने के लिए मान लो शिप से भेजा गया है कहीं पर, कैसे करोगे वहां ऑनलाइन? समुद्र में शिप, शिप में आप कैसे करोगे वहां ऑनलाइन? करके दिखाओ। कर ही नहीं पाओगे। सरकार बोलती है कोई भी शिप अगर 15 डेज से ज्यादा की है, ट्रेवलिंग 15 डेज से ज्यादा है, 15 डेज से ज्यादा आप उस एरिया में पोस्टेड हो जहां बैंक्स वगैरह कुछ नहीं है, तो सरकार बोलती है वहां कैश में कर सकते हो आप, ऑब्वियसली कर सकते हैं। बट मुंबई से जो गोवा जाती है ना क्रूज, वो तो 3 दिन में पहुंच जाती है, वहां कैश में नहीं कर सकते आप, वहां नहीं कर सकते। हरी बात समझ। बट आप विशाखापट्टनम से ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, 2 महीना लगता है शिप को पहुंचने में, वहां पर कैश चलेगा सर। अगर कोई क्रूज है कहीं किसी इससे जा रहे हो, तो फिर कर सकते हो। समझ आया? अगला, where the payment is made by any person to his agent who is required to make payment in cash for the goods and services on behalf of such person। जहां पर कहीं रिक्वायर्ड हो कि नहीं आपको कैश में ही करना पड़ेगा, तब फिर आप कैश करो। रिक्वायर्ड, जबरदस्ती है, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास ऑनलाइन का। अब ये तो आप भी नहीं बता सकते कहां पर होने वाला ये कोई नहीं बता सकता, वो एट ए सिचुएशन देखना पड़ता है सर। अगला, वेयर द पेमेंट इज मेड टू ऑथराइज डीलर, मैं बोला ये कौन है? सरकार बोली जिनसे आप फॉरेन करेंसी एक्सचेंज कराने जाते हो, आप इनको कैश दे सकते हो, आप इनको कैश दो, आप इनसे डॉलर ले लो, सरकार बोली हमें चलेगा। तो मैं सरकार से पूछा, एक क्वेश्चन है मेरा, मेरे को मान लो, जस्ट एग्जांपल है, मान लो मेरे को रणबीर को 20,000 रुपए देना था, और रणबीर को जब मेरे को 20,000 देना है, आज ही लॉकडाउन लग गया और कल मेरे को रणबीर को देना है, सब बंद है, बैंक्स वगैरह, एटीएम्स वगैरह सब बंद है। मेरा क्वेश्चन, रणबीर को मैं कैश दे सकता हूँ? बैंक बंद है, एटीएम बंद है, ऑनलाइन सिस्टम थोड़ी बंद है, नालायको कदो, मैं पेटीएम फोन पे गूगल पे नहीं कर सकता क्या रणबीर को? तो चाहे वेकेशन हो, चाहे वॉर हो, चाहे बैंक हॉलीडे हो, आप कैश में नहीं कर सकते। इसलिए बोलने की जरूरत है क्योंकि हर संडे बैंक हॉलीडे है, हर संडे बैंक हॉलीडे है। नहीं बोलते तो लोग क्या करते पता है? हर संडे ही पेमेंट करते कैश में। पता है एक जमाने में, पिछले 2 अटेम्प्ट पहले, मतलब 2023 में, यहाँ पर वो पॉइंट था जहां पर लिखा हुआ था कि अगर बैंक हॉलीडे, वेकेशन है या कोई इमरजेंसी की सिचुएशन है तो आप कैश में कर सकते हो। अब इंडिया में होने ये लगा हर आदमी एक दूसरे को संडे को ही पेमेंट कर रहा है। सरकार बोली क्यों?
बोले वाह हमारी इच्छा संडे को ही पेमेंट करेंगे। सरकार बोली बाकी दिन भी है, बोले ना ना संडे। तो सरकार बोली ऑनलाइन करो, बोले बैंक खुलवा दो। सरकार बोली ये तो गड़बड़ हो रहा है यार, ये पूरे इंडिया में मजे ले रहे हैं जबरदस्ती। पेमेंट कब करते हैं? दिवाली वाले दिन, जिस दिन बैंक बंद है, होली वाले दिन, संडे 2 अक्टूबर। समझ आ रही है बात? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बैठा दिमाग में? तो सर हमने पढ़ा रूल 6DD, इन सब केसेस में आप कैश में पेमेंट कर सकते हो 10,000 से ज्यादा। बैठा दिमाग में? पक्का? सेक्शन 40B क्या है? सेक्शन 40B क्या है? ये 2 जन के बीच में एक बुक क्यों है? कौन भूल गया? तू गया, तेरा मर्डर, रुक क्लास के बाद है? सर फर्म की बिजनेस इनकम निकालना। 40A2 क्या है? सर एक्सेसिव और अनरीजनेबल पेमेंट्स करना सर, रिलेटिव या स्पेसिफाइड पर्सन को सर। फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा पेमेंट करना, तो जितना एक्सेस करोगे वो डिसअलाउड होता है। सेक्शन 40A2 क्या है? घूम गए, सेम सेक्शन दोबारा पूछ दिया तो घूम गए। हे भगवान 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 भगवान। तुम लोग को बता रहा हूँ केबीसी आसान होता है, कौन बनेगा करोड़पति आसान है, उससे खतरनाक मेरे ऑप्शन होते हैं। मैं एक ही ऑप्शन को 2 बार दे सकता हूँ। ठीक है? सेक्शन 48(2) वही है सर, कुछ नया थोड़ी क्या सर। 40 क्या है? 37, 36, 35 DDA, वॉलेंट्री रिटायरमेंट, 35D। भाई को एक ही याद है दिल से। 35, 35 रूल 6DD। अभी क्या? अभी क्या? एक्सेप्शन टू सेक्शन 48(3) का एक्सेप्शन है सर। आई बात समझ? बैठा दिमाग में? अगला सेक्शन 40A(7), पेमेंट मेड फॉर ग्रेच्युटी। ठीक है सर, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी। सर हम तो पूरा इनकम टैक्स पढ़ लिया और हमने एक बात सीखी सर, ग्रेच्युटी का प्रोविजन अलाउड नहीं है। और ग्रेच्युटी क्या, घंटा कोई भी प्रोविजन अलाउड है, प्रोविजन तो अलाउड ही नहीं है। सर काबली हम भी वही बोल रहे हैं, प्रोविजन कोई भी अलाउड नहीं है। तो अगर रियल में ग्रेच्युटी पे किया है तो ही अलाउ होगा। स्टार करके लिख लो। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, provision for gratuity made on the basis of actuarial valuation, provision for gratuity made on the basis of actuarial valuation, made on the basis of actuarial valuation is allowed। ये पूरे इनकम टैक्स में इकलौता प्रोविजन है जो अलाउ हो जाता है एक्चुरियल वैल्यूएशन के बेसिस में। एक्चुरियल कौन होता है सर? ये जो एचयूडी का एग्जाम देते हैं सर, ये बड़े बड़े लोग होते हैं सर, जिनका काम होता है सर कोई भी चीज की वैल्यूएशन करना। आप लोग सीए के बाद ये भी कर सकते हो, सीएमए के बाद भी ये कर सकते हो। अगर आप ये कर लिए एक्चुरियल वाला काम, तो आपका पैकेज ही चालू होगा 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, चालू ही इससे होगा। वो तो तुच्छ है, एक्चुरियल वैल्यूएशन बाप है।
अगर ये कर लिए तो आपका पैकेज ही 2-3 करोड़ से चालू होता है, चालू ही 2-3 करोड़ से, उसके बाद आपकी काबिलियत। समझ आया? ठीक है, चलो समझ आया सबको ये? सर मान लो मैंने प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी बनाया 10 लाख रुपए और करंट ईयर में 8 लाख रुपीस मैंने पे भी कर दिया, तो सरकार क्या मुझे प्रोविजन दे देगी? सरकार बोली प्रोविजन हम तुम्हें 8 लाख रुपीस तक दे देंगे कि तुम्हें, क्योंकि तुमने 8 लाख रुपीस पे भी कर दिया है, जो 2 लाख रुपए का एक्सेस प्रोविजन बनाया वो नहीं देंगे। मैं बोला मतलब जितना प्रोविजन बना के उस साल उतना पे भी कर दोगे तो दे देंगे, सिर्फ प्रोविजन बनाओगे तो नहीं देंगे। प्रोविजन अलाउड ही नहीं होता इनकम टैक्स में। जितना प्रोविजन बनाओगे अगर उसी ईयर में पे भी कर दिए तो दे देंगे, प्रोविजन बनाए और पेमेंट नहीं किए तो नहीं देंगे। समझ आया? बैठा दिमाग में? अगला, पेमेंट मेड टू नॉन स्टैट्यूटरी फंड, सेक्शन 40A(9). नॉन स्टैट्यूटरी मतलब जो लीगल फंड्स नहीं है, जो आप अपने मनगढ़ंत कहानियां से बनाते हो, ऐसे फंड। सरकार बोली ये सब फंड अलाउ नहीं होते सर, ये सब फंड्स अलाउड ही नहीं है सर। अगर आप इन पेमेंट करोगे इन सब फंड में तो ये अलाउड ही नहीं है, खर्चे आपको मिलेंगे ही नहीं सर। ठीक है, ये क्वेश्चन अल्टीमेट है। जो ये बना लिया वो सेक्शन 48(2), सेक्शन 48(3) प्रैक्टिकली सीख गया, नहीं तो दिक्कत आएगी। XYZ, a firm constituting partner XYZ is engaged in wholesale business of electronic and made following payment towards some purchases on 1/12/2024. रार लिमिटेड को कैश में पेमेंट किया, कितना? फेयर वैल्यू कितनी है? आपको नहीं लगता 70,000 ज्यादा पे कर दिए? एक्सेसिव और अनरीजनेबल पेमेंट। पर अगर आपको नहीं लग रहा कैश में भी पे कर दिए, तो आपको नहीं लग रहा दोनों सेक्शन पिक्चर में आ गए? 2 मिनट रुक के सोच लो, कोई गड़बड़ी नहीं है। आप ध्यान दे दो, दोनों सेक्शन बीच में आ चुके। एक तो साला 10,000 से ज्यादा कैश दे दिया, ऊपर से 70,000 ज्यादा कैश दे दिया, फेयर वैल्यू तो 10 ही थी, दोनों सेक्शन पिक्चर में आया। एक चीज स्टार करके लिख लो, जब भी कभी सेक्शन 48(2) एंड 48(3) दोनों साथ में होंगे, हमेशा सेक्शन 48(2) पहले लगेगा, फिर 48(3) लगेगा। अगर सर दोनों सेक्शन साथ में इंप्लीकेशंस हुए तो उस केस में सेक्शन 48(2) पहले अप्लाई होगा, उसके बाद सेक्शन 48(3) अप्लाई होगा। पहले 48(2) अप्लाई होगा, फिर 48(3) अप्लाई होगा। फोर्टी एट टू अप्लाई होगा, फिर 48(3) अप्लाई होगा। तो अगर मैं पहले 48(2) अप्लाई करता हूं तो 48(2) क्या था? एक्सेसिव और अनरीजनेबल पेमेंट। कितना एक्सेसिव और अनरीजनेबल? 70,000। 70,000 डिसअलाउ। अब मन में मेरे क्वेश्चन है, मैं 70 तो डिसअलाउ कर दिया, 10,000 तो अभी भी बचा हुआ है। समझ आया? 80,000 था टोटल पेमेंट, 70 तो मैं 48(2) में डिसअलाउ कर दिया, 10,000 तो अभी भी बचा हुआ है। 10,000 का क्या होगा? सरकार बोली अरे मेरे भैया 10,000 तक तो 48(3) में अलाउड है, 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10,000 तक क्या दिक्कत है? बात समझ आई? क्लियर हुआ? अगला, PQR एंड कंपनी जिसने अकाउंट पे ही चेक से पेमेंट किया 65,000 और फेयर वैल्यू भी 65,000 है, कोई गड़बड़ है? नहीं, ये तो नॉर्मल जिंदगी है। क्या दिक्कत है? अकाउंट पे ही चेक से दिया सर, कोई पाप तो किया नहीं है सर। आप मेरे को सिर्फ ये वाला बता दो, मैं मान जाऊंगा। आप सिर्फ मेरे को ये वाला बता दो, ये वाला दिमाग लगा लो, आंसर नहीं देखना बस, सबसे प्यारा है ये।
नेक्स्ट टाइम बुक में चेंज करने वाला हूँ मैं। नहीं, इस बुक में जो ऐसे कलर है ना, इसको पूरा ब्लैक कर दूंगा स्टूडेंट को देने के लिए, और मेरे लिए मैं इसको यही कलर रखूंगा। कारण ये है, जब ब्लू कलर प्रिंट होता है तो क्लियर नहीं होता कई जगह, बट ब्लैक रहेगा तो क्लियर रहेगा। हाँ, एग्जैक्ट ऐसा दिखेगा, तो वो दिखने की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। हाँ, तो फिर तू मेरी क्लास क्यों आएगा? सभी चीज मैं तेरे को दे दूंगा तो। हाँ, तो फिर तू मेरी क्लास क्यों आएगा? हाँ, अरे कीवर्ड्स को अगर मैं बोल्ड कर दिया तो तू फिर मेरे पास क्यों आएगा? मेरे पास तो तू आया ही इसीलिए कि सर कीवर्ड्स मार्क कराएंगे, पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। और बाकी की तेरे को बोल्ड चाहिए तो समरी बुक में है। समरी बुक देखा था, उसमें सब है। हो गया ये क्लियर? तो बताओ भाई, मंसल जी का क्या होगा भाई? बताओ। सेक्शन 48(2) और सेक्शन 48(3), मैं तो बता रहा हूं आपको, दोनों अप्लाई हो रहा है। मेरा क्वेश्चन सिंपल है सर, कितना कितना अप्लाई हो रहा है बोलो मुझे। क्या क्या अप्लाई कर रहे हो, कैसे अप्लाई कर रहे हो, कितना अप्लाई कर रहे हो, बताओ मुझे। 7,000 के लिए 48(2), अच्छा, और तो 48(3) कितने के लिए अप्लाई कर रहे हो भाई? अजीब दास्तां है ये। 7,000 तो मैं बता रहा हूँ सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 48(3) तो मेन था। बताओ, एक अमाउंट एक जन ने बोला 5,000, और कोई अमाउंट ट्राई मार लो, हो सकता है 5 भी सही हो। ही है, नहीं नहीं बचा है, खत्म ये चैप्टर, हो गया। देखिए, 2 क्लास और, कल एक, मंडे। एक जन का आंसर 13,000, ये ईशानी का है? कैसे? चलो बताओ भाई, एक आंसर 5, एक 13, और कुछ? चलो सीखो मेरे से। सर मिस्टर बंसल को हमने एक दिन में कितना पेमेंट किया? 20,000। सर क्या क्रॉस चेक को भी कैश मानते हैं? हाँ सर। तो हमने 20,000 का पेमेंट किया सर। सर यहाँ पर जो 8,000 पेमेंट करना चाहिए था, 15 किया सर। तो प्रैक्टिकली 7,000 ज्यादा किया सर, तो वो तो एक्सेसिव और अनरीजनेबल पेमेंट्स हो गया सर। 7,000 हटा दिया सर, तो 13,000 अभी भी तो हमने पे किया है ना मिस्टर बंसल को कैश में, तो वो कितना डिसअलाउ हो जाएगा सेक्शन 48(3) में? 13,000। यही तो सबसे प्यारी बात थी। अब एक स्टूडेंट बोल सकता था, सर 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 यहाँ तो हमने फेयर मार्केट वैल्यू से कम में पेमेंट किया है, तो मैं कौन सा सेक्शन 48(2) अप्लाई किया हूँ? नीचे वाले में अप्लाई भी नहीं किया हूँ मैं तो सिर्फ इसमें अप्लाई किया हूँ ना 48(2। नीचे वाले में तो 48(2) अप्लाई भी नहीं किया हूँ, देख लो। समझ आई बात? बैठा ये दिमाग में? क्लियर हुआ सबको? सबसे प्यारा पॉइंट है, कभी भी याद रखना, अगर दोनों सेक्शन पिक्चर में आ गए तो पहले ये अप्लाई होता है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक है, नीचे वाला तो इजी है सर।
फ्रेट पेड टू शिप ट्रांसपोर्टर कैश में दिया है 30,000, मिल जाएगा सर, 35 तक कर सकते हैं ट्रांसपोर्टर को अपन पेमेंट। समझ आया? बाकी ये जो आपको दिया है ना, वो रिलेटिव कवर करने के लिए, स्पेसिफाइड पर्सन कैटेगरी कवर करने के लिए बताया है। मैं आपको जब बना रहा था क्वेश्चन, तो मैं ये बता ही दिया था कि वो स्पेसिफाइड और रिलेटिव है। अगला है सेक्शन 41। सर सेक्शन 41 क्या है सर? डीम्ड प्रॉफिट। सर डीम्ड प्रॉफिट मतलब क्या होता है? मान के चलना कि आपको प्रॉफिट हुआ है। आपको क्या लगता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मान के चला जा रहा है कि आपको प्रॉफिट हुआ है। सर ऐसे कैसे प्रॉफिट हुआ है सर? समझ नहीं आया। एकदम सिंपल है सर। मान लो एक क्रेडिटर था जिसको मुझे पेमेंट करना था, मुझे क्रेडिटर को पेमेंट करना था 50,000 रुपए। क्रेडिटर ने मुझे दिया था 30 डेज का टाइम। मैं क्रेडिटर को अगले दिन ही पेमेंट कर दिया। क्रेडिटर बोला वाह यार बेहतरीन। अब आप एक बात बताओ, मैं जब अपनी लाइबिलिटी दिखाया हूंगा तो कितना दिखाया हूंगा? 50,000 रुपए दिखाया होगा ना? अरे दिखाया होगा ना क्रेडिटर को 50,000 रुपए। क्रेडिटर बोला वाह भैया तुम तो अगले दिन ही पेमेंट कर दिए, जा दिया 10% डिस्काउंट। तो मैं लाइबिलिटी कितनी दिखा के बैठा हूं? 50,000। मतलब पीएल अकाउंट में जब मैंने ट्रेडिंग पीएल बनाया होगा तो परचेज में पूरा 50 डाला होगा। ये समझ रहे हो ना? परचेज में पूरा 50 डाला होगा, बट प्रैक्टिकली 50 का कहां है? 45 का है ना, 45 का है। 5,000 तो मेरे बच गए, पर मैंने खर्चा ज्यादा डाला है, तो मेरा प्रॉफिट क्या हुआ होगा? कम। सरकार बोली ये 5,000 आपका डीम्ड प्रॉफिट है सर, ये 5,000 आपका डीम्ड प्रॉफिट है, यही तो लिखा हुआ है सर। रिकवरी अगेंस्ट अ डिडक्शन अलाउड इन द प्रीवियस ईयर। मुझे मिल गया था 50,000 रुपए, मैं तो डाल के रखा हूं 50,000 रुपए। अब 5,000 उसमें से रिकवर हो गया। सरकार बोली बैठो भैया ये 5,000 आपकी इनकम है। मतलब वाह क्यों? सरकार बोली गधे खर्चा तो 45 ही हुआ है, अब पूरा चेंज कराएं, इससे अच्छा एक बेटर है तू पीएल अकाउंट में क्रेडिट साइड में 5,000 इनकम दिखा दे, बात तो एक ही हो जाएगी। समझ आ रहा है ना? बात तो बराबर हो जाएगी। यहाँ 50 दिखाया था, यहाँ 45 हो गया बराबर, बट वो 5,000 मेरी इनकम दिखेगी सर। मैं बोला एक आध और, ये तो मैं समझ गया, एक आध कोई और एग्जाम्पल दे दो, मजा आ जाएगा, समझ आ जाएगा। सरकार बोली तेरे को पता है कोविड आया था? मैं बोला ऑब्वियसली मैं भी उस टाइम जिंदा था। सरकार बोली सुन, कोविड में क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट पे करना था, अब बहुत सारे लोगों के पास पैसे नहीं थे इंटरेस्ट पे करने के लिए, कईयों का सरकार ने इंटरेस्ट वेव कर दिया था, माफ कर दिया था। तो वो लोग जब पीएल अकाउंट बनाए थे तो एक्रूवल बेसिस में बुक्स बनाए, एक्रूवल बेसिस में उन्होंने क्या किया था, पीएल अकाउंट में इंटरेस्ट पेबल करके डाल दिया था, क्योंकि पे तो करना था ना। अब बाद में सरकार बोली जा नहीं लेते इंटरेस्ट, तो आपको नहीं लगता ये मेरे लिए फायदा हो गया? सर मैंने इंटरेस्ट पेबल डाला होगा तो अपना पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट कम कर दिया होगा, अब मेरा नेट प्रॉफिट तो कम नहीं होना चाहिए ना, मेरे लिए तो वो इंटरेस्ट की लायबिलिटी रही नहीं। सरकार बोली भैया जितना इंटरेस्ट आपका वेव हो गया उसको पीएल अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखा दो, बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मैं बोला एक और एग्जांपल, बस एक और लास्ट। सरकार बोली बेड डेट, बेड डेट भी तो यही कहानी है सर, आप बेड डेट क्लेम कर लेते हो कि भैया मेरा पैसा डूबेगा, और हम बोलते भी नहीं, कुछ प्रूव करने भी नहीं बोलते, आप पूरा बेड डेट ले लो। आप बेड डेट ले लिए, कल के दिन किसी इंसान के अंदर इंसानियत जागी, बोला नहीं नहीं मैं तेरा पैसा वापस करूंगा, तो मेरा तो बेड डेट रिकवर हो गया, रिकवर हो गया। सरकार बोली इनकम डीम्ड प्रॉफिट। समझ आया? 3-4 एग्जाम्पल दिया, समझ आया? बैठा दिमाग में? पावर जनरेटिंग में बैलेंस चार्ज आप सीख चुके हो, याद है बैलेंस चार्ज? आधे लोग सोच रहे बैलेंस चार्ज याद है, साइंटिफिक रिसर्च याद है आपको, एसेट बेच दिए तो। बेड डेट मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, और ऊपर वाला लाइबिलिटी वाला क्रेडिटर वाला ये रहा, ये क्रेडिटर वाला पॉइंट था, ठीक? समझ आया? आगे बढ़ते हैं। सर पीजीपी की जान है ये सेक्शन 43B, सेक्शन 40 से ही तो रियल पीजीपी स्टार्ट होता है सर, पूरे लोगों की जो फटती है वो सेक्शन 40 से ही फटती है, क्योंकि यहां से आप जो भी पढ़ते हो वो हर बार एग्जाम में सब आता है, एक एक चीज आती है सर। सेक्शन 36 का चीजें शायद ना भी आए, 37 का ना भी आए, पर ये तो आएगा 43B, हो ही नहीं सकता ना आए, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि नहीं आए।
अब ध्यान से सुनना, बड़ा मजेदार है, बहुत मजेदार है, पर इसको पढ़ने से पहले एक बार रिवाइज करते हैं। सेक्शन 48(2) क्या था? एक्सेसिव और अनरीजनेबल पेमेंट्स। 40(a)(3) क्या था? 10,000 से ज्यादा कैश नहीं दे सकते। रूल 6DD क्या था? एक्सेप्शन था सर इसका, ठीक है। उसके बाद 40(a)(7) क्या था? हाँ, जाओ जाओ नालायको, है 7, विश्वास करो, है 7, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, ठीक है। सेक्शन 40(a)(9) क्या था? नॉन स्टैट्यूटरी फंड पेमेंट्स के लिए, ठीक है। 40(b) क्या था? पार्टनरशिप फर्म की पीजीपी की इनकम कंप्यूट करना, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही धीरे धीरे बैठाना पड़ेगा, एक दिन में नहीं बैठता, एक दिन में नहीं बैठता, ये धीरे धीरे बैठेगा। सर आप सोचो एक दिन में पूरे याद हो जाएंगे, तो नहीं होने वाले, ऐसे थोड़ी करेंगे सर, ठीक है। सेक्शन 40 क्या था? और मजे ले लो। सेक्शन 40(a) सबसेक्शन 1(a) क्या था? चलो पढ़ते हैं। डिसअलाउंसेस की जो लिस्ट पढ़े थे, उसका पहला सेक्शन है, मुनालाय को। चलो, सेक्शन 43(b). सर ये बड़ा प्यारा सा सेक्शन है। ये सेक्शन बोलता है, हम बता रहे 5 ऐसी चीज है, ये 5 ऐसी चीज है, तू चाहे बुक कैश बेसिस में बना, तू चाहे बुक एक्रूवल बेसिस में बना, हमें घंटा फर्क पड़ता है। अगर ये 5 चीजों का पेमेंट करेगा तो ही खर्चा मिलेगा, अगर पेमेंट नहीं करेगा तो खर्चा नहीं मिलेगा। चाहे तो बुक्स कैश में बना, चाहे तो बुक्स एक्रूवल में बना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पूरे इनकम टैक्स को ओवरराइड करते हैं, पूरा इनकम टैक्स ओवरराइड कर देते हैं। ये बोलते हैं हम 5 जो बोल दिए, ये 5 चीजों का पेमेंट होगा तो खर्चा मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। मैं बोला कब तक पेमेंट करना है? सरकार बोली ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से पहले पेमेंट करना है। मैं बोला मेरी ड्यू डेट तो 31 जुलाई है, मतलब आज 28 मार्च। चलो मैं 28 मार्च को भूल भी गया पेमेंट करना, तो कोई बात नहीं, मेरे पास 31 जुलाई तक का टाइम है सर। आ रही बात समझ? तो मैं 31 जुलाई तक अगर पेमेंट कर दिया तो ये खर्चा मिलेगा, अदरवाइज ये खर्चा नहीं मिलेगा। मैं बोला जिंदगी भर नहीं दोगे? सरकार बोली अबे पागल है क्या? मैं बोला मान लो अगर मैं 1 सितंबर को पेमेंट किया तो? सरकार बोली इस साल नहीं मिलेगा, अगले साल खर्चा ले लेना, मना थोड़ी कर रहे हैं, इस साल नहीं देंगे। समझ आया? अब देखो इन्होंने क्या खर्चे की लिस्ट दी है। पहला, एनी सम पेबल बाय द एसएससी बाय वे ऑफ टैक्स। मैं बोला इनकम टैक्स? सरकार बोली अबे गधे, सेक्शन 40 में तू इनकम टैक्स को डिसअलाउ किया है। मैं बोला ये कौन सा टैक्स है? सरकार बोली क्या इनकम टैक्स ही होता है जीवन में? मैं बोला नहीं नहीं, हम पढ़ के आए म्युनिसिपल टैक्स भी होता है। सरकार बोली वेरी गुड, म्युनिसिपल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, कोई भी टैक्स हो सकते हैं। इनकम टैक्स के अलावा बहुत सारे टैक्स होते हैं, इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स के अलावा। म्युनिसिपल टैक्स तो मैंने आपको बताया। तो मैं बोला मतलब जिस बिल्डिंग में मैं बिजनेस कर रहा हूँ, इस बिल्डिंग का म्युनिसिपल टैक्स अगर मैं पे करूंगा तो ही पीएल अकाउंट में माइनस करूंगा। सरकार बोली वाओ, तू समझने लगा है अब इनकम टैक्स। मैं बोला वो तो आईएचपी में भी यही हो रहा था, म्युनिसिपल टैक्स पेड होता था तो माइनस होता था। सरकार भी भाड़ में जाए तेरा आईएचपी, हम पीजीपी पढ़ रहे हैं। अगला ड्यूटी, मैं बोला ये क्या होता है? सरकार बोली कस्टम ड्यूटी, नालायक, कस्टम ड्यूटी। और टैक्सेस में जीएसटी भी तो होता है। मैं बोला है, जीएसटी भी देते हो? बोले हाँ जीएसटी भी। तू जीएसटी का पेमेंट करेगा वो भी क्लेम कर सकता है, ड्यूटी में कस्टम ड्यूटी भी ले सकता है, ऑक्ट्राई ड्यूटी भी ले सकता है, सेल्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज, कस्टम, जितने टैक्स जानते हो सब ले सकते हो, बस इनकम टैक्स वेल टैक्स मत लेना, वो नहीं ले सकते, वो तो सेक्शन 40 में डिसअलाउड है। मैं बोला ये सेस क्या होगा? मैं बोला सरचार्ज वाला, वो इनकम टैक्स वाला सेस। सरकार बोली अबे वो तो सेक्शन 40 में डिसअलाउड था। तो मैं बोला ये कौन सा सेस है? सरकार बोली जीएसटी कंपनसेशन सेस। मैं बोला ये कहाँ पढ़े? सरकार बोली जो जीएसटी पढ़ा है वही पढ़ा है, बाकी लोगों को पता भी नहीं है। ये जीएसटी कंपनसेशन सेस, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को उनके लॉस को कंपनसेट करने के लिए सेस देती है, जीएसटी कंपनसेशन सेस।
मैं बोला और भी तो कोई सेस हो सकते हैं। सरकार बोली हाँ है ना। मैं बोला बताओ। बोले कृषि कल्याण सेस। बोला ये होता है? बोले हाँ आजकल के बच्चों को नहीं पता, मेरे को पता है, मैं पढ़ा हूं। कृषि कल्याण सेस आप लोग पढ़े ही नहीं हो, आप लोग के टाइम होता ही नहीं है सर। इसके बाद लिखा हुआ है फी, कोई भी टाइप की फी हो सकती है। मैं बोला अच्छा वैसा ले, बिजनेस के लिए ट्यूशन फी कैसे होगी? बता ये अमित सर को ट्यूशन भेजेगा। सर फी मतलब क्या हो सकता है? जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किया होगा सर, उसकी फी। सर कंपनीज एक्ट में रजिस्टर किया होगा, उसकी फी। मैं बोला अबे मेरे को क्यों भूलते हो सालो, ऑडिट फी, ऑडिट फी, सीएस की फी, सीएमए की फी, जिसको भी फी पेमेंट कर रहा है, जिसको भी तू पेमेंट कर रहा है फी। अला ये हुई ना बात। इसीलिए मैं पसंद करता हूं किसी की भी ऑडिट करना। साले मेरा पैसा नहीं दिया तो तेरे को खर्चा नहीं मिलेगा। अगर मेरी ऑडिट फीस का पैसा नहीं दिया तो उसको खर्चा नहीं मिलेगा, पीएल अकाउंट डिसअलाउ कर देगा उसको। समझ आ रहा है? तो अगर मान लो मेरा पेमेंट नहीं किया और उसने पीएल अकाउंट में डाल के रखा है ऑडिट फीस 1 लाख रुपए, मैं जाके ना गवर्नमेंट को कंप्लेन कर दूंगा, फुटी कौड़ी नहीं दिया है, पीएल अकाउंट में डाल के रखा है 1 लाख रुपए। मारेगी सरकार, खाने भर का देगी सर, नेट प्रॉफिट में ऐड करा देगी वापस 1 लाख, और टैक्स भी देगा वो उस पर। आ रहे समझ? बैठा दिमाग में? इसके बाद इनको लगा सर बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, और भी कोई नाम जो आपको पसंद हो, अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, इसके अलावा कोई और नाम भी यूज कर लो आप। समझ आया? बैठा दिमाग में? अगला, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड, ग्रेच्युटी फंड, सब फंड में अगर एम्प्लॉयर पैसा डाल रहा है तो सरकार बोलती है सेक्शन 43B पिक्चर में आता है। बोले अच्छा, तभी जब मैं सेक्शन 36 पढ़ रहा था ना, वहां बार बार लिखा हुआ था 43B, बट मैं उसको इग्नोर कर रहा था क्योंकि मेरे को उस टाइम वो सेक्शन पता नहीं था। अब मेरे को समझ आ रहा है वो वहां पर क्यों लिखा हुआ था, क्योंकि खर्चा तो सेक्शन 36 में मिलता है, पर खर्चा तब मिलता है जो सर जब आप उसका पेमेंट करते हो, क्योंकि वो सेक्शन 43B बोलता है सर पेमेंट करोगे तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। आई बात समझ? अरे समझ आया? अगला है बोनस और कमीशन। अगर आप बोनस और कमीशन दे रहे हो अपने एम्प्लॉइज को, पे करोगे तो मिलेगा, नहीं पे करोगे नहीं मिलेगा। मैं बोला सैलरी पे नहीं करता, मिल जाएगा? सरकार बोली मिल जाएगा, सैलरी पेबल बेसिस में भी मिल जाएगा, बोनस और कमीशन नहीं मिलेगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग भी हुई, आउटस्टैंडिंग होती है ना सर सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी हुई तो भी मिल जाएगा, पर बोनस और कमीशन आउटस्टैंडिंग में तो नहीं मिलेगा। सीएमए वालों की बुक में पीजीपी का लास्ट क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है बोनस आउटस्टैंडिंग नहीं मिलता। आ रही बात समझ? अगला, अगला तो बवाल मचा के रख दिया सबकी जिंदगी में, सबकी जिंदगी में बवाल मचा के रख दिया। सर अगर आपने कोई लोन लिया है, मैं बोला कहां से? बोले बैंक से। मैं बोला मैं तो एनबीएफसी से लिया हूँ। सरकार बोली जाबे एनबीएफसी। मैं बोला नहीं मैं तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हूँ। सरकार बोली अरे मेरे बाप, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, किसी से भी लोन लिया है तू, और अगर इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा तो इंटरेस्ट मिलेगा, अगर इंटरेस्ट पे नहीं किया तो नहीं मिलेगा। ये बहुत अलग चीज है सर आपके अकाउंट से। आपके अकाउंट्स में आप लोग इंटरेस्ट पेबल भी क्लेम करते हो, इनकम टैक्स नहीं अलाउ करता। इनकम टैक्स बोलता है इंटरेस्ट पे होना चाहिए। तेरे को जहां से लेना है लोन ले सर, पीएफआई से ले, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से ले, या फिर एनबीएफसी से ले, हम तेरे को मना नहीं कर रहे हैं। तेरे को जहां से लोन लेना है, बैंक से लेना है बैंक से ले, शेड्यूल्ड बैंक से ले, पर इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना कभी इनकेस अगर वो ट्रिकी करना चाहे तो, अरे यार ये क्या हो गया, अगर ट्रिकी करना चाहे तो ये याद रखना, अदर देन प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, ये किसानों के लिए होता है ये बैंक, इनका अगर इंटरेस्ट पेबल भी होगा तो भी मिल जाएगा।
क्योंकि ये किसान वाली बात है। समझ आया? बैठा दिमाग में? तो आज के बाद दिमाग में बैठा लो सर, अगर इंटरेस्ट पे करोगे तो मिलेगा, नहीं पे करोगे नहीं मिलेगा। तो अगर आप लोन ले रहे हो तो आपका इंटरेस्ट पे करना जरूरी है, पे करना जरूरी है। बिना पे किए इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा। अगला लीव इनकैशमेंट में, बोला ये क्या होता है? बोले सैलरी में पड़ेगा, तू सैलरी में पड़ेगा। मैं बोला फिर भी एक बार हिंट तो दे दो क्या होता है। बोले देखो लीव इनकैशमेंट वो होता है सर जहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोलता है सुन बे, तू अगर साल में एक दिन में मेरे यहाँ छुट्टी नहीं मारा तो मैं तेरे को 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा दूंगा। लीव इनकैशमेंट। हर पर्सन को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 20 डेज की लीव मिलती है। अगर आपको 20 डेज की लीव नहीं मिलते तो नहीं लेते तो आपको 1 महीने की सैलरी मिलती है। दैट इज कॉल्ड लीव इनकैशमेंट। ये जो लीव इनकैशमेंट मिलता है, सरकार बोली अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पैसा दिया है तो एम्प्लॉयर खर्चा क्लेम कर सकता है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसा नहीं देगा तो वो खर्चा क्लेम नहीं कर पाएगा। समझ आया? बैठा दिमाग में? सर ट्रेन के डिब्बे में विमल की ऐड करवाना है अपन को। देखे हो ना ट्रेन के डिब्बे में विमल की ऐड? विमल की ऐड क्या, जुबा केसरी क्या है, यही है क्या? विमल ही है क्या? जुआ केसरी? हाँ जो भी होगा, जुआ केसरी जो भी होगा यार। ठीक है, तो रेलवे के डिब्बे में मेरे को ऐड करवाना है। सरकार बोली बिल्कुल, रेलवे की एसेट यूज करो, आप करो ऐड, आराम इंस्टीट्यूट का लगा लो बैनर वगैरह। सरकार बोली ये खर्चा तब अलाउड है जब आप रेलवे वालों को पेमेंट करोगे। अगर आप रेलवे को पेमेंट नहीं करते तो ये खर्चा भी नहीं मिलेगा, पेमेंट करना पड़ेगा सर। समझ आया? अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक मस्त वाली कहानी समझाता हूँ, फिर ये लास्ट वाला पॉइंट पढ़ेंगे, ये वाला पॉइंट बाद में पढ़ेंगे, रुको पहले ये कहानी समझो, बड़ी मजेदार है। सरकार ने क्या बोला, आप कहीं से लोन लियो तो आपका इंटरेस्ट पेमेंट करना जरूरी है सर। अगर आप इंटरेस्ट पे करोगे तब आपको वो खर्चा मिलेगा, अगर आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया तो वो खर्चा नहीं मिलेगा। मैं बोला ओके। मैं बैंक वाले के पास गया, बैंक वाले को बोला सुनो मैं इंटरेस्ट नहीं पे कर पाऊंगा। तो बैंक वाला बोला ठीक है तेरे को खर्चा भी नहीं मिलेगा। मैं बोला नहीं नहीं आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। मान लो मेरे पास 100 लाख का लोन था, मतलब 1 करोड़ का लोन था, और मेरे पर 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट था। अब ये 10 लाख रुपए का मेरे पास इंटरेस्ट पे करने के लिए पैसा नहीं है। मैंने क्या किया, बैंक को बोला ये 10 लाख के इंटरेस्ट को लोन में कन्वर्ट कर दो। बैंक बोला मतलब? मैं बोला ये 10 लाख का इंटरेस्ट है ना, मैं तो अभी पे नहीं कर पा रहा हूँ, आप एक काम करो इसको लोन में कन्वर्ट कर दो। आप इसको लोन में कन्वर्ट करोगे तो मेरा लोन हो जाएगा 110 लाख का। अब मैं 10% इंटरेस्ट पे करूंगा तो 11 लाख हो जाएगा ईएमआई मेरी। और 11 लाख मतलब प्रैक्टिकली इस 10 लाख का भी 1 लाख तो जा ही रहा है ना आपके पास। बैंक वाला बोला ठीक है, इसी को हम टेक्निकली बोलते हैं रीस्ट्रक्चरिंग द लोन। इसी को हम टेक्निकली रीस्ट्रक्चरिंग द लोन बोलते हैं। तो मैं बोला सुनो रीस्ट्रक्चर कर दो। बैंक बोला ओके कर दिया। अब मैं इतना आरामी, मैं क्या बोला पता है, जाके गवर्नमेंट को ये देखो 10 लाख रुपए पेड, दे दो 10 लाख रुपए इंटरेस्ट। सरकार बोली कैसे पे हुआ? मैं बोला वाह, पूछ लो जाके बैंक से, बैंक मेरे से 10 लाख का इंटरेस्ट मांग ही नहीं रहा है। जब वो मेरे से नहीं मांग रहा है मतलब मैंने पे कर दिया होगा। सरकार बोली कैसे पे, कैसे हुआ? अबे मांग नहीं रहा है इसका मतलब ये थोड़ी पे हो गया है, तूने तो इंटरेस्ट को लोन में कन्वर्ट किया है। बोले उसी का मतलब तो समझो, इंटरेस्ट लोन में कन्वर्ट हुआ मतलब इंटरेस्ट रहा ही नहीं। सरकार बोली अबे पागल है क्या, अगली बार 110 पे 10% मतलब ये आ रहा है। बोले अगली बार का अगली बार देखेंगे, इस बार तो इंटरेस्ट हो गया। सरकार बोली अबे वो बकवास मत कर साले, अगर इंटरेस्ट को लोन में कन्वर्ट करेगा तो हम ये नहीं मानेंगे कि तेरा पेमेंट हो गया इंटरेस्ट का, हम तेरे को खर्चा अलाउ नहीं करेंगे। मैं बोला अच्छा चलो ठीक है, इस बार नहीं करोगे, अगली बार मैं 11 लाख का पेमेंट कर दिया, ये दोगे कि नहीं? सरकार बोली तू ही तो बोला पेमेंट कर दिया, पेमेंट कर दिया तो दे देंगे, हमें क्या दिक्कत है, तू करना पेमेंट, तू पेमेंट करेगा तो हमारी तेरी लड़ाई थोड़ी कि हम दे देंगे तेरे को। समझ आया? तो सर इन्होंने मना किया कि आप इंटरेस्ट को लोन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्लियर? अब एक आदमी तेजस्वी दिमाग लगाया, बोला ओके इंटरेस्ट को लोन में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ठीक है ठीक है। तो एक आदमी ने बोला भैया देखो मैंने 100 करोड़ का लोन लिया, इसमें मेरा 10 करोड़ का इंटरेस्ट था, आपने बोला 10 करोड़ के इंटरेस्ट को लोन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मैं बोला ओके, मैंने ये 10 करोड़ को डिबेंचर में कन्वर्ट कर दिया। सरकार बोली 10 करोड़ डिबेंचर में कैसे कन्वर्ट हुआ? मैं बोला देखो
ये 10 करोड़ मुझे पे करना है। और डिबेंचर मतलब क्या होता है? मैंने डिबेंचर इश्यू किया, किसी से पैसा लिया, मुझे पे करना है, तो अभी भी तो पे ही करना है। तो मैं बोला अब दे दो। आपने तो लोन इंटरेस्ट से लोन में मना किया था ना, मैं तो और तेजस्वी हूं, इंटरेस्ट से डिबेंचर में कन्वर्ट कर दिया हूं। सरकार बोली अबे ओ पागल, ये कैसा कैसा अनसन दिमाग दौड़ा रहा है। मैं बोला वाह, आपने मेरे को सिर्फ इंटरेस्ट को लोन में कन्वर्ट करने को मना किया था, तो मैंने नहीं किया। मैंने तो इंटरेस्ट को डिबेंचर में कन्वर्ट कर दिया। सरकार बोली सुन साले, वेयर सच इंटरेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू लोन, ये पहले हुआ करता था। फिर इसके बाद इन्होंने ऐड किया और बोरोइंग, साले इंटरेस्ट को लोन में कन्वर्ट किया, एडवांस में कन्वर्ट किया, डिबेंचर में कन्वर्ट किया। सरकार बोली हमारी ना तेरे को लेके फटी पड़ी है, तू कल के दिन कुछ और नया लेके आएगा, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट कहीं और कन्वर्ट किया, कुछ भी किया जिससे तेरा पेमेंट डेफर हो गया फ्यूचर में, तेरे को अभी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, सरकार बोली वो अलाउ नहीं होगा। अच्छा हुआ लिख दिए। लोग कितने हरामी आप सोच भी नहीं सकते हो। अभी ये डिवेंचर रोकते ना तो कल के दिन इंडिया में कोई नया इंस्ट्रूमेंट आ रहा था, उसके नाम से करना चालू कर देते लोग। इन्होंने बोला भैया एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, हम डरते हैं, आप लोगों से डरते हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। सरकार बोली और किसी में भी कन्वर्ट करेगा तो भी नहीं अलाउ करेंगे, तू पे करेगा तो अलाउ करेंगे। इन शॉर्ट वो आपसे पेमेंट ही करवाना चाहते हैं, पे करोगे तो अलाउ कर देंगे, इनको लड़ाई नहीं है सर, पेमेंट करो अलाउ कर देंगे। समझ आया? क्लियर हुआ सबको? बैठा दिमाग में? अब ये वाला पॉइंट, एनी सम पेबल बाय द एसएससी टू एमएसएमई। एमएसएमई सुने हो, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई एक्ट होता है सर इंडिया में, ठीक है। एमएसएमई एक्ट में माइक्रो एंड और स्मॉल, अगर मान लो वर्धमान सर किसी माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस को पेमेंट कर रहे हैं, तो अगर पेमेंट नहीं किए तो सरकार बोलती है उस केस में एक्सपेंस नहीं मिलेगा। माइक्रो और स्मॉल, मैं बोला मीडियम ने क्या बिगाड़ा था, सरकार बोली नहीं नहीं मीडियम नहीं, सिर्फ माइक्रो और स्मॉल। मैं बोला ये माइक्रो कौन होता है और स्मॉल कौन होता है, सरकार बोली हम बताते हैं, देख ये देख, अगर कोई मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन का काम करता है तो माइक्रो और स्मॉल के लिए लिमिट देख ले। माइक्रो मतलब अप टू 25 लाख, स्मॉल मतलब 25 लाख से ज्यादा 5 करोड़ तक, जिसका इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीन में, ठीक है। प्लांट एंड मशीन का जो इन्वेस्टमेंट देखोगे उसमें कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल, रिसर्च डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइसेस, ये सबको नहीं लेना है, ये सबको नहीं लेना है। और अगर कोई आदमी सर्विसेज का काम करता है, जैसे हम सर्विस का काम करते हैं, तो हमारे लिए बोले 10 लाख से ज्यादा इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट है, 10 लाख से ज्यादा है, 10 लाख से ज्यादा तो हम इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं इक्विपमेंट में। सरकार बोली आप माइक्रो में आ जाओगे, बोले 10 से 2 करोड़ में, बोला नहीं 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 2 करोड़ तक तो नहीं पहुंचे इन्वेस्टमेंट, तो सरकार बोली फिर आप माइक्रो हो, फिर आप स्मॉल नहीं हो। मैं बोला अच्छा चलो हम माइक्रो हो गए, फिर क्या होगा, सरकार बोली एक बार अगर आप माइक्रो हो गए, आपने किसी से बिजनेस ट्रांजेक्शन किया, आपका किसी से पैसा लेने का बनता है, आपने गुड सप्लाई किया होगा, सर्विसेज दी होगी, आपका पेमेंट लेने का बनता है। अगर वो आपको पेमेंट नहीं दिया, सरकार बोली उसको खर्चा नहीं देंगे। बोला लग गई उसकी तो, उसकी तो लग जाएगी। मैं बोला मीडियम एंटरप्राइजेस का पैसा रोक सकता है, मीडियम एंटरप्राइजेस को पेमेंट करोगे तो पेबल बेसिस में भी खर्चा मिल जाएगा, माइक्रो और स्मॉल का पैसा नहीं रोक सकते आप, खर्चा नहीं देंगे आपको। और लार्ज वालों को तो वैसे भी टेंशन नहीं है सर, लार्ज वालों को क्या ही टेंशन होगी। हरी बात समझ, छोटे धंधे वाले लोग जो एमएसएमई में स्टार्टअप्स होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, एमएसएमई में छोटे छोटे बिजनेस कर रहे होते हैं लोग, उन लोगों का पैसा नहीं रुकना चाहिए, सरकार ये बोलती है। क्या होता है, ये लोग छोटे लोग होते हैं, पता है, ये बड़े बड़े लोग ना इनके पास आते हैं और इनसे बिजनेस करते हैं कि जैसे मान लो मैं एमएसएमई में रजिस्टर्ड हूँ, छोटा हूँ, तो मेरे पास लिज्जत पापड़ वाला आया, मेरे को बोला साल भर का 10 लाख पापड़ सप्लाई कर देना, मेरे लिए तो बहुत है ना सर, मैं तो छोटा हूँ ना सर, मेरे लिए तो 10 लाख बहुत है। तो वो 10 लाख, अब मेरा मान लो लिज्जत पापड़ वाला मेरा पैसा रोक दिया, मैंने उसको 10 लाख दे दिया पापड़, और मेरा पैसा रोक, मेरा तो धंधा खत्म हो जाएगा सर।
मैं तो बहुत छोटा हूं ना सर, माइक्रो और स्मॉल। तो सरकार बोलती है इनका पैसा नहीं रुकना चाहिए। देखो मीडियम और लार्ज वाले तो वैसे ही बड़े होंगे, इतना फर्क नहीं पड़ेगा, एक आध क्लाइंट रोक भी दिया तो पैसा, मेरा अगर रोक दिया तो मेरे को तो बिजनेस में बहुत फर्क पड़ जाएगा सर। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? मैं बोला कितने दिन के अंदर पेमेंट करना है? सरकार बोली वेरी गुड, गुड क्वेश्चन, कितने दिन के अंदर पेमेंट करना है? सरकार बोली क्या तुम्हारा कोई रिटर्न एग्रीमेंट है? मैं बोला हाँ, मैं जिसको सप्लाई किया हूं वो लिज्जत पापड़ है, मैंने उसके साथ बैठ के रिटर्न एग्रीमेंट की है। सरकार बोली तुमने रिटर्न ये लिज्जत पापड़ वाले को कितना समय दिए हो? मैं बोला मैंने लिज्जत पापड़ वाले को 30 डेज दिए है। सरकार बोली वेरी गुड, 30 डेज और 45 डेज दोनों में विच एवर इज अर्लियर। मैं बोला मतलब इसका मतलब आप ये बोल रहे हो 45 डेज से ज्यादा कोई मेरा पैसा नहीं रोक सकता अगर एग्रीमेंट मैंने किया है तो? सरकार बोली वेरी गुड, समझदार है तो। अगर मैंने एग्रीमेंट किया है तो कोई मेरा 45 डेज से पैसा ज्यादा नहीं रोक सकता। फोर्टी फाइव डेज कब से देखेंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और द डेट ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय बायर फ्रॉम अ सप्लायर। एक्सेप्टेंस क्यों बोला गया पता है? क्योंकि कई बार हो सकता है सर गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, याद है? अभी याद है ना, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, तो उसमें एक्सेप्टेंस तो तब होगा ना जब मैं एक टाइम पीरियड बताऊंगा कि इतने टाइम पीरियड में बता देना भाई, तो वो इतने टाइम पीरियड में बता दिया तो एक्सेप्टेंस, या टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया तो एक्सेप्टेंस। इसलिए इन्होंने बोला सर एक्सेप्टेंस और डीम्ड एक्सेप्टेंस। समझ आया? मैं बोला मैं तो एग्रीमेंट ही नहीं किया, वो तो लिज्जत पापड़ बहुत बड़ा था, छोटा आदमी है जिससे पापड़ का काम कर रहा हूं, मैंने एग्रीमेंट नहीं किया, छोटा लोकल दुकानदार है। सरकार बोली अगर छोटा आदमी है एग्रीमेंट नहीं है तो 15 डेज, 15 दिन के अंदर पेमेंट कर देना चाहिए। मैं बोला नहीं किया तो? सरकार बोली उसको खर्चा नहीं देंगे, उसको खर्चा नहीं मिलेगा, जो देखो पेमेंट करने वाला है उसको खर्चा नहीं मिलेगा। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? इसको पढ़ो, इसको सब पढ़ेंगे, यहां से यहां पढ़ो उसको। क्या बोला, समझ आया? इन्होंने सिंपल बोला सर आप एक्रूवल बेसिस में खर्चा ले लो, हम मना नहीं करते, खर्चा आप एक्रूवल बेसिस में बुक कर लो, बट चेक तो हम यही करेंगे क्या एग्रीमेंट है, अगर एग्रीमेंट है तो क्या 45 डेज के अंदर उसने पेमेंट कर दिया तो आप खर्चा ले लो, और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 15 डेज के अंदर उसने पेमेंट किया कि नहीं ये चेक करेंगे सर। कर दिया तो जो आपने एक्रूवल बेसिस में क्लेम किया हम उसी को अलाउ कर देंगे, नहीं किया तो जिस साल पेमेंट करेगा उस साल वो खर्चा अलाउ करेंगे। समझ आई बात? छोटे बिजनेसमैन को सपोर्ट कर रहे हैं, इट्स नाइस, छोटे लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है। ये एग्जाम्पल बनाओ, सब बनाएंगे सर, ये एग्जाम्पल बनाओ, ट्राई करो। प्रीवियस ईयर याद, ये ध्यान देना सर, किस प्रीवियस ईयर में वो खर्चा मिल रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है। अलाउड नॉट अलाउड तो कोई भी बता देगा, किस प्रीवियस ईयर में वो खर्चा मिल रहा है वो आपके लिए ध्यान ना जरूरी है, वो आपको डिसाइड करना है सर, अलाउड नॉट अलाउड। पहला वाला किस्सा समझ आया? सर 2 तारीख को पेमेंट, अबे काट दिया मैं, सॉरी।
सर 2 तारीख को पेमेंट कर दिया है, बात तो 5 तारीख की हुई थी सर, सही है, कोई दिक्कत नहीं है सर। किस प्रीवियस ईयर में खर्चा मिल जाएगा? 24-25 सर, क्योंकि ट्रांजेक्शन 24-25 का है सर। बट सर नेक्स्ट वाले केस में तो ये पेमेंट 20/4 को कर रहा है सर, बात कब की हुई थी सर? 5 तारीख की बात हुई थी सर, इनके बीच में एग्रीमेंट है सर। 5 तारीख को इसको पेमेंट कर देना चाहिए था सर, 5 तारीख और 45 डेज दोनों में विचएवर इज अर्लियर, 5 तारीख को इसको पेमेंट कर देना चाहिए था, नहीं किया सर। अब इस प्रीवियस ईयर में तो खर्चा नहीं मिलेगा, अगले साल ले लेना। मैं कब मना किया अगले साल के? मैं नहीं मना किया अगले साल के लिए। समझ आया सबको? तो एक एग्जांपल मैं दूं, मान लो हमारे बीच एग्रीमेंट हुआ है 31 मार्च को, 31 मार्च को एग्रीमेंट हुआ है, पेमेंट वो मेरे को कर देगा 1 मई को। उसने मेरे को पेमेंट किया है सर 25 अप्रैल को। क्वेश्चन सर ये भी 25 है ना, आप मेरे को बताओ किस प्रीवियस ईयर में खर्चा मिलेगा? प्रीवियस ईयर बोलो। और हमारे बीच एग्रीमेंट है एग्रीमेंट है सर। बताओ भाई कौन से प्रीवियस ईयर में खर्चा मिल जाएगा? इस दिन हम एग्रीमेंट एंटर किए हैं, इस दिन पेमेंट करने की बात थी, इस दिन एक्चुअली पे किया है सर इस आदमी ने। बताओ भाई, बोलो। 2 ही ईयर बनता है सर, एक तो 24-25 होता है, एक 25-26, ये 2 साल में से ही तो एक होगा सर। बोलो भाई कौन सा? क्या 24-25? यस 24-25। क्वेश्चन में एक चेंज सर, हमारे बीच एग्रीमेंट नहीं है, बाकी डेट सेम है। पच्चीस 26, क्योंकि सर आप भले ही 1-5 दिन दिए हो सर, बट सर गुड्स जिस दिन परचेज हुए उसके बाद से हमारे पास 15 दिन का समय है, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो। सर आप देखो तो लेट हो गया ना सर 15 दिन से, तो इस केस में सर 24-25 में तो कुछ नहीं होगा, आप 25-26 में ले लो खर्चा। आई बात समझ? क्लियर हुआ? आया है सर, एमसीक्यू में इसका क्वेश्चन आया है, अभी बड़े क्वेश्चन में नहीं आया है, एमसीक्यू में आया है सर। क्लियर हुआ ये सबको? बेटा दिमाग में 43B नहीं, सॉरी, हाँ एग्रीमेंट की 45 डेज मैक्सिमम है, उसमें आपको पेमेंट भी करना है, उतने का ही आप एग्रीमेंट बना सकते हो, उससे लेट नहीं कर सकते आप, उससे लेट नहीं कर सकते आप, नहीं लिख सकते। 45 लास्ट है सर, 45 से लेट नहीं हो सकता। 15 दिन, तू 45 से ज्यादा नहीं लिख सकता, 45 से कम लिख सकता है डेज पेमेंट के। छोटा बिजनेसमैन है ना, इससे ज्यादा क्रेडिट कितना देगा? 1.5 मंथ्स क्रेडिट दे रहा है तू, 100 महीने की क्रेडिट, 1.5 महीने की क्रेडिट दे रहा है, बहुत है। समझ आया? कैन नॉट, विच कैन नॉट बी मोर देन 45 डेज, 45 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता। तू चाहे तो अपने एग्रीमेंट में 5 दिन लिख ले, 7, 10, 15, 20 जो लिखना है लिख ले, बट 45 से ज्यादा नहीं हो सकता। आया समझ? क्लियर हुआ? चलो बस इसके आगे कल पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन था यार, ये क्वेश्चन हाथों हाथ कर ही लेते हैं। X Limited follows the mercantile system of accounting. After negotiation with the bank interest of 4 lakh rupees, including interest of 1.2 lakh, pertaining to the year ended 31st March 2025, has been converted into loan. Can the interest of 1.2 lakh be capitalized as claimed as business expenditure? नहीं सर, हमने इंटरेस्ट को लोन में कन्वर्ट किया है, इंटरेस्ट पे करते तो क्लेम कर लेते सर। आया समझ? इसके आगे कल हम पढ़ेंगे, इसके आगे आपको समझ आएगा बिल्डर चोर कैसे होते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय।